हेलो एंड वेलकम टू क्रैक जेकेएसएसपी। और वेलकम आपका एक और सेशन में, जो हमारा पार्ट टू फिजियोग्राफी डिविजन्स ऑफ इंडिया। आप फिजियोग्राफी डिविजन्स ऑफ इंडिया कह लो, फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया कह लो, बात एक ही है। तो पार्ट वन हम कर चुके थे, पार्ट टू में आज ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ज़रा देख लेते हैं हम क्या क्या कवर कर चुके थे। तो द हिमालयन माउंटेन्स हमने डिटेल में कवर कर लिया था, द नदर्न प्लेन्स भी कर लिया था। आज जो हमारा टॉपिक बच जाते हैं वो इम्पोर्टेंट है, और वो है द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स। तो ये 6 के 6 ही हैं आपके मेन फिजियोग्राफी डिविजन्स ऑफ इंडिया, और यहाँ से मैक्सिमम सवाल बनते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने फर्स्ट सेशन किया था एमसीक्यू से, इसको भी हम पूरा एमसीक्यू से करेंगे। पहले हम एमसीक्यू का टॉपिक पढ़ेंगे डिटेल में, और जितनी भी चीज़ें होंगी सारी, कोई भी चीज़ हम छोड़ेंगे नहीं। तो प्रॉपर ये आपकी क्लास रहने वाली है। आपको क्या करना है, पेन और नोटबुक ले लेनी है, और मेरे साथ साथ में नोट्स भी बनाने हैं, और जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं कराऊंगा वो भी अपने नोट डाउन करते रहने हैं। तो चलते हैं फिर अपने टॉपिक पे। तो हिमालयन माउंटेन्स हम कर चुके थे, अब चलते हैं हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू पे। तो ये रहा हमारा द पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब ये रहा पहले एमसीक्यू। अब एमसीक्यू पे हम डायरेक्ट जाएंगे नहीं, हम पहले क्या करेंगे, पूरा का पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ेंगे। कैसे बना है, कौन से रॉक से बना है, क्या क्या चीज़ है, कैसी इसकी डिविजन्स हैं, तो सब कुछ करेंगे। बस पेन और नोटबुक ले लो, फिर आराम से आपका एमसीक्यू ये सॉल्व हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू से। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये बहुत ही ज़्यादा पुराना और एक टाइप का स्टेबल लैंड मास है। क्या है, पुराना है, ओल्ड है, और स्टेबल है, बहुत स्टेबल है, वेरी स्टेबल। अब ओल्ड क्यों है सर जी? तो ओल्ड इसीलिए है क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। किसका? गोंडवाना लैंड का। यही गोंडवाना लैंड जब टूटी थी, उसी के ड्रिफ्ट से आपका बना है पेनिनसुलर प्लेट्यू। और इसका जो दिखने में कैसा लगता है, तो ये एक टेबल की तरह लगता है। और इसकी जो शेप है वो कैसी है, अगर आप इसको आप मैप से देखोगे, पठार, पठार का मतलब होता है टेबल लाइक, और इसकी जो शेप है वो प्रॉपर क्या है, ट्रायंगुलर शेप है। जैसे जैसे आप नॉर्थ से साउथ जाओगे तो ये टेपर्ड होना शुरू हो जाता, मतलब ऐसे होना शुरू हो जाता है। आपने अगर मैप देखा होगा तो टेपर्ड शेप इसकी होना शुरू हो जाती है जैसे जैसे हम नॉर्थ से साउथ के बीच में जाएंगे। अब मेन बात ये आ जाती है कि ये बना कैसे। जैसे हमने बात की थी हिमालयस की फॉर्मेशन की, हमने जाना था कि वो कैसे बने हैं पार्ट वन में। अब हम बात कर लें कि यार पेनिनसुलर प्लेट्यू बने कैसे हैं, उसके बारे में भी चीज़ें जान लेते हैं। आई होप ये सब ने लिख लिया होगा। देखो, दो चीज़ें याद रखनी है कि इसका जो स्ट्रक्चर है ये बना हुआ है इग्नियस रॉक्स का, इग्नियस रॉक्स का और मेटामॉर्फिक रॉक्स का। लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है कि इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं। अभी बताता हूँ ना। देखो, सबसे पहले देखो ये जो पार्ट है, अब थोड़ा सा फिजिकल ज्योग्राफी में घुसना ही पड़ेगा, क्योंकि पता होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स होते क्या। सबसे पहले मैं बात करूं इग्नियस रॉक्स, क्योंकि वही पता चलेगा, तभी आपको मेटामॉर्फिक के बारे में अच्छे से नॉलेज होगी। इग्नियस की अगर मैं बात करूं, इग्नियस देखो, हमें पता है कि अर्थ के अंदर हमारे डिफरेंट लेयर्स हैं, क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है। अब होता क्या है कि कुछ अर्थ की जो लेयर्स होती है उसमें जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है। इसकी वजह से अर्थ के इंटीरियर में जो रॉक्स पड़े होते हैं, रॉक्स होते हैं, जो बड़े बड़े लैंड मासेस होते हैं, वो क्या होते हैं, मेल्ट होना शुरू होते हैं, वो पिघलते हैं। ठीक है, पिघलते हैं। और जब वो अर्थ के अंदर रहते हैं ना, सपोज कर लो ये अर्थ का आउटसाइड वाला एरिया है और ये इनसाइड अर्थ का इंटीरियर है, और यही जब पिघला हुआ पार्ट, रॉक्स का जो पिघला हुआ पार्ट होता है, जब ये अर्थ के अंदर रहता है, इसे हम बोलते हैं मैग्मा। क्या बोलते हैं? मैग्मा। और यही जब बाहर आ जाता है, अब बाहर कैसे आता है वो अर्थ को एक आपका पढ़ना पड़ेगा, वो पूरा कोर टॉपिक है फिजिकल ज्योग्राफी का। अब उतना डिटेल में जाएंगे नहीं क्योंकि आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है फिजिकल ज्योग्राफी। बस याद रखना कि यही मैग्मा जब बाहर आता है, अर्थ के बाहर आ जाता है। देखो, अर्थ के अंदर था ये मोल्टन फॉर्म रॉक्स का, तो ये क्या था, मैग्मा। लेकिन जैसे ही अर्थ के बाहर आएगा, तो अर्थ के बाहर आके इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लावा। क्या कहते हैं? लावा। ये चीज़ याद रखना।
कि जब भी रॉक्स की जो मेल्टन, जो पिघली हुई फॉर्म अर्थ के अंदर रहती है उसे हम कहते हैं मैग्मा, और जब वो बाहर आ जाती है उसे हम क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और यही लावा जब सॉलिडिफाई होता है, मतलब ठंडा होता है, और इसी से ये क्या बनाता है, इग्नियस रॉक्स बनाता है। क्या बनाता है, इग्नियस रॉक्स। तो इग्नियस रॉक्स क्या है, अर्थ का जो मैग्मा बाहर आके लावा बना, और वो लावा जब ठंडा बन गया, ठंडा पड़ गया, ठंडा होने की वजह से जब वो सॉलिडिफाई हो गया, सख्त हो गया, तो उसी को क्या नाम दिया गया, इग्नियस रॉक्स। ठीक है, एक चीज़ कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा इग्नियस रॉक्स का। अब हम बात कर लेते हैं सेडिमेंट सॉरी मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में। जैसे मैंने आपको सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में बताया था पार्ट 1 में, तो अब बात कर लेते हैं हम मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में। अब देखो, ये है इग्नियस रॉक, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेडिमेंट्री रॉक्स, और यहाँ पे मैंने लिख दिया मेटामॉर्फिक। ये शॉर्ट में लिख देता हूँ मेटामॉर्फिक, समझ लेना। देखो, अब मेटा का मतलब ही क्या होता है, मेटा का मतलब होता है चेंज। जब भी बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर पड़ता है इग्नियस रॉक्स पे और सेडिमेंट्री रॉक्स में, और ये क्या करते हैं, दोनों अपने शेप चेंज कर लेते हैं। सपोज करो कि सेडिमेंट्री रॉक पे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा मैंने हीट अप्लाई किया और प्रेशर अप्लाई किया, और इसने अपनी जो स्टेट है वो ट्रांसफॉर्म कर ली। अब जो नया वेरिएशन होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्यों? क्योंकि उस पे बहुत ज़्यादा हीट अप्लाई हुई और प्रेशर अप्लाई हुआ। सेम गोज़ विद इग्नियस रॉक्स। अगर इस पे भी क्या पड़ेगा, आपका बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर पड़ेगा, और ये अपनी जो फॉर्म है वो चेंज कर लेगा, ट्रांसफॉर्म कर लेगा। उसी को हम क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो किसका बना हुआ है, इग्नियस रॉक्स का और मेटामॉर्फिक रॉक्स का। और जो हमारा हिमालयास था वो किसका बना हुआ है, सेडिमेंट्री रॉक्स का। क्योंकि मैंने आपको जियो सिंक्लाइन का कंसेप्ट बताया था कि कैसे कैसे रिवर के जो सेडिमेंट्स है वो इकट्ठा हुए थे, और ड्रिफ्ट की वजह से वो ऊपर उठ गए, और हमारा हिमालयास जो है वो फॉर्म हो जाता है। तो हिमालयास किसका पार्ट है, सेडिमेंट्री रॉक्स का। और वही अगर मैं बात करूँ पेनिनसुलर प्लेट्यू की, तो वो किसका पार्ट है, इग्नियस रॉक्स का और मेटामॉर्फिक रॉक्स का। तो आई होप चीज़ आपको समझ आई होगी फॉर्मेशन पेनिनसुलर प्लेट्यू की। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है, सबसे पहले ये आप एमसीक्यू ही लगाओ। अब आप तो ये बिना सोचे समझे ही टिक मार लोगे, कोई दिक्कत की बात है नहीं। क्वेश्चन 17, द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। अब बताओ क्या आंसर होगा इसका। देखो, कुछ टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं, अभी पढ़ा है कंसेप्ट। ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो बी इज द राइट आंसर, कोई शंका ही नहीं होनी चाहिए, सीधे इसको एलिमिनेट कर दिया। तो 17 का क्या आंसर हो जाएगा, बी। तो ज़रूरी हो गया हमारा कंसेप्ट पढ़ना कि पेनिनसुलर प्लेट्यू कैसा बना है, क्या क्या चीज़ें हुई थी। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डिविजन्स की, तभी तो आप ये वाला जो सवाल है वो कर पाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ड्रेन्स द सेंट्रल हाईलैंड। पता ही नहीं होता सेंट्रल हाईलैंड होता कहाँ पे है पेनिनसुलर प्लेट्यू पे। लोग ऐसे रट्टा मारना शुरू कर देते हैं, और जे केसेस भी अब घुमा के स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज पूछ रही है, तो कुछ अब मैं बोलना नहीं चाहूँगा कि बोल रहे हैं कि यूपीएससी लेवल सॉरी, यूपीएससी लेवल है, वो लेवल है, कुछ लेवल नहीं है, सिंपल लेवल है। बस उसने थोड़ा सा एनालिटिकल अप्रोच अपनाया है, और आपको इसी चीज़ की आदत डलनी चाहिए कि आप रट्टा ना मारो, आप चीज़ों को, कंसेप्ट को समझो। ठीक है, चलो अब जान लेते हैं डिविजन्स के बारे में। मैं ये साफ कर लेता हूँ, यहीं पे मैं आपको बता दूंगा पूरे के पूरे हमारे डिविजन्स किसके, पेनिनसुलर प्लेट्यू के। किसके, नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, रिफ्ट वैली क्या होती है, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स कहाँ पे मिलते हैं, कौन सी हाईएस्ट पीक है, सब कुछ करेंगे। तो पेन नोटबुक अपना साथ में ही रखना आज, और लंबी क्लास चलेगी, सारा कंसेप्ट हम इसमें पढ़ने वाले हैं। डिविजन्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है, पूरा लिख लेना, डिविजन्स ऑफ, हम बात करेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब इसके अगर हम बात करें कि कैसे कैसे डिविजन्स हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, एक है सेंट्रल हाईलैंड, सेंट्रल हाईलैंड आ जाता है, फिर आ जाता है हमारा डेक्कन प्लेट्यू, और फिर आ जाता है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। तो कितनी डिविजन्स हैं, सेंट्रल हाईलैंड, डेक्कन प्लेट्यू और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। और ये जो सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू हैं, ये आपकी मेजर डिविजन्स हैं किसकी, आपकी पेनिनसुलर प्लेट्यू की। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम एक एक करके तीनों जो डिविजन्स हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारी डिवीजन रहेगी वो रहेगी सेंट्रल हाईलैंड। इसमें आपको बस लोकेशन
और इसके नॉर्थ वेस्ट साउथ में क्या क्या है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, उनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, पहली अगर मैं बात करूं, हमारी जो पहली डिवीजन है वो है हमारी सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड्स की बात कर लेते हैं। अब इसकी जो लोकेशन है, सबसे पहले आपको लोकेशन याद रखना है कि इसकी जो लोकेशन है वो नर्मदा रिवर के, अगर मैं यहाँ पे ऐसे नर्मदा रिवर ड्रॉ करूँ तो इसके नॉर्थ में है हमारा क्या, सेंट्रल हाईलैंड, इसके नॉर्थ में है। ठीक है, और सेंट्रल हाईलैंड की क्वेश्चन अगर आया कि सेंट्रल हाईलैंड के साउथ में कौन सी रिवर है, तो नर्मदा रिवर है। तो सेंट्रल हाईलैंड की लोकेशन क्या है, नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है ये। अब सेंट्रल हाईलैंड की भी अलग अलग डिविजन्स हैं। सेंट्रल हाईलैंड में जो बड़ी जगह है, ठीक है, जो बड़ी इसकी सेंट्रल हाईलैंड की खुद की एक बड़ी डिवीजन है वो है आपकी मालवा प्लेट्यू। कौन सा प्लेट्यू है, तो याद रखना मालवा प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू। ये सेंट्रल हाईलैंड में बड़ी जगह घेरता है मालवा प्लेट्यू। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर मैं सेंट्रल हाईलैंड के नॉर्थ वेस्ट साउथ की मैं बात करूं क्या क्या चीज़ें हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। मैं आपको ये मैप पे ही दिखाता हूँ, 1 मिनट वेट करना। ठीक है, मैप पे ही शो करता हूँ, तब अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी आपको। ये देखो यहाँ पे, ये मैंने मैप आपके लिए ले आया हूँ। अब आपकी एकदम कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी। सबसे पहले सेंट्रल आइलैंड आइलैंड में हम देखेंगे, हाईलैंड में देखेंगे कि आता क्या क्या है। ये देखो, इसके अंदर आता है हमारा मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, बागेलखंड प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू। एक एक करके सबको डिस्कस कर लेते हैं। मैंने क्या बताया, मेजर डिविजन्स कौन सी है, सेंट्रल हाईलैंड की सबसे बड़ा वाला पार्ट यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ये है आपकी मालवा प्लेट्यू। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब मालवा प्लेट्यू की अगर मैं लोकेशन की बात करूं, तो याद रखना इसके नॉर्थ वेस्ट में, एग्जैक्टली यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में क्या है, आपकी अरावली रेंजेस हैं। हम रेंजेस को भी आगे एमसीक्यूज में कवर करेंगे। कौन सी रेंजेस, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अरावली रेंजेस हैं इसके नॉर्थ वेस्ट में। क्वेश्चन आता है कि सेंट्रल हाईलैंड के, मतलब सेंट्रल हाईलैंड में जो ये पूरा का पूरा ही है, मतलब इसके नॉर्थ में क्या है, तो याद रखना नॉर्थ में है इसकी कौन सी रेंज, विंध्या रेंजेस। कौन सी, विंध्या रेंजेस इसके नॉर्थ में है। और फिर विंध्या रेंज के नॉर्थ के, विंध्या रेंज के भी नॉर्थ के ऊपर हमारे जो प्लेन्स हैं, जो गंगा प्लेन्स जो मैंने आपको बताया था, जो इंडियन प्लेन्स हमने कवर किया था पहले फर्स्ट वीडियो में, वो शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये डिवीजन आपको याद रखनी है। तो मैंने क्या बताया, नॉर्थ वेस्ट में कौन सी रेंज है, तो अरावली रेंज है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और मोस्टली जो अगर मैं बात करूँ जो ये मालवा प्लेट्यू है स्पेसिफिकली, ये कौन कौन सी स्टेट में आया, तो आप मेरे साथ साथ यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे मेरे लिए लिखना पॉसिबल नहीं है, आप लिखेंगे कि ये मालवा प्लेट्यू जो है कौन कौन सी स्टेट्स में लाई करता है। तो ये स्प्रेड हुआ है मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में ये लाई करता है आपका मालवा प्लेट्यू। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि मतलब इसमें ये जो मालवा प्लेट्यू है ये किसका बना हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है ब्लैक सॉइल इसके, सॉरी, जो है आपका वोल्केनिक ओरिजिन है इसका, लेकिन इसमें सॉइल कौन सी मिलती है, तो ब्लैक सॉइल, रेगर सॉइल जिसे हम बोलते हैं। और यहाँ पे ही फेमस है आपकी कॉटन और सोयाबीन की जो खेती है, कल्टीवेशन है, वो यहाँ पे होती है। तो बना किसका है, तो कंपोजिट हुआ है ये किसका, वोल्केनिक ओरिजिन है इसका, जिसकी वजह से यहाँ पे इग्नियस रॉक से इसकी फॉर्मेशन हुई है। और सॉइल कौन सी है, तो सॉइल है यहाँ पे ब्लैक सॉइल यहाँ पे मिलती है। ठीक है, और क्वेश्चन आता है कि इसमें रिवर कौन कौन सी फ्लो करती है, जो हमारा मालवा प्लेट्यू है। तो मालवा प्लेट्यू में कौन कौन सी रिवर होगी, सबसे पहले आपको याद रखना है नर्मदा और तापी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कौन कौन सी रिवर है, नर्मदा, यहाँ पे शॉर्ट में मैं लिखूंगा नर्मदा, तापी, और एक रिवर जिसे हम माही कहती है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। क्या करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है हमारी माही रिवर। वो यहीं पे क्या करती है, यहाँ से ही फ्लो करती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और यमुना की भी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ चंबल, सिंध, बेटवा और केन। कौन कौन सी, चंबल, सिंध, बेटवा और केन जो है वो यहीं से जो है वो फ्लो करती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ दूसरा जो है हमारा बुंदेलखंड प्लेट्यू। बुंदेलखंड प्लेट्यू की बात करता हूँ, तो एग्जैक्ट कहाँ पे इसकी लोकेशन है, तो ये है मालवा प्लेट्यू के ईस्ट में। कहाँ पे, मालवा प्लेट्यू के ईस्ट में है, और यमुना रिवर के साउथ में है। किस रिवर के साउथ में है, तो यमुना रिवर के साउथ में आपका कौन सा प्लेट्यू है, बुंदेलखंड प्लेट्यू। और ये कौन कौन सी स्टेट में लाई करता है, तो यूपी और एमपी का जो बॉर्डर एरिया है, कहाँ पे, यूपी और एमपी वाला, एमपी का जो बॉर्डर एरिया है वहां पे आपका लाई करता है बुंदेलखंड प्लेट्यू। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और रिवर कौन कौन सी यहाँ पे फ्लो करती है, तो रिवर भी आपको याद रखना है। यहाँ पे रिवर जो फ्लो करेंगी वो करेंगी बेटवा, केन और धसन रिवर्स। कौन सी, बेटवा, केन
और धसन जो है यहाँ पे रिवर जो है ये फ्लो करती हैं, ये आपको पता चलना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ, ये सेंट्रल हाईलैंड ही हम पूरा पढ़ रहे हैं। अब हम बात करता हूँ अगला जो है वो हमारा बागेलखंड प्लेट्यू है। ये बुंदेलखंड के ईस्ट में आपका पड़ जाएगा। सॉरी, बुंदेलखंड के थोड़ा सा आप देख सकते हो यहाँ पे साउथ में बना हुआ है, ठीक है। बुंदेलखंड के थोड़ा सा ये साउथ में है, बुंदेलखंड प्लेट्यू के। तो सेंट्रल हाईलैंड का ही पार्ट है। और अगर मैं बात करूँ बुंदेलखंड की, तो इसका जो एरिया है ये मोस्टली कौन कौन सी स्टेट्स में आता है, तो झारखंड में आता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बुंदेलखंड हो गया ना, ये बागेलखंड का मैं कह रहा था। बागेलखंड का जो एरिया है वो कौन कौन सी स्टेट में लाई करता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें हमारी जो स्टेट्स आ जाएंगी, अब ये जो बागेलखंड है ये आपका मेनली लाई करेगा मध्य प्रदेश, और जो नदन पार्ट है छत्तीसगढ़ का। स्टेट्स याद रखना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और ये फेमस किस लिए है आपका बागेलखंड, तो याद रखना यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट फेमस कोल डिपॉजिट्स हैं। और अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, जो एमपी का सिंगरौली कोल फील्ड है वो यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है, बागेलखंड के लिए। अब मैं अगर आगे जाऊँ तो आगे हमारा आ जाता है छोटा नागपुर प्लेट्यू, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रूर वैली, मतलब याद रखना, रूर वैली जो हमारी कहाँ पे है आपका जर्मनी में, तो उसको इससे कंपेयर किया जाता है। इसको भी रूर कहा जाता है, कहाँ इंडिया का रूर इसे हम कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स हैं। जैसे मैं बात करूँ, कोल है, आयरन है, मिका है, बॉक्साइट है, कॉपर वगैरह है, यूरेनियम भी यहाँ पे थोड़ा मिलता है, तो इसीलिए इसे रूर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए कि इसको छोटा नागपुर प्लेट्यू को। और ये कौन कौन सी स्टेट में लाई करता है, तो स्टेट भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे मोस्टली ये झारखंड में लाई करेगा, झारखंड हो गया आपका, ठीक है। छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं, वेस्ट बंगाल की अगर मैं बात करूं, और उड़ीसा के कुछ पार्ट्स में ये स्प्रेड करता है आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू, और इसे क्या कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज रूर ऑफ इंडिया, क्योंकि ये यहाँ पे मिनरल्स जो हैं वो काफ़ी फेमस है और काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स जो इस एरिया में फ्लो करती है उसके बारे में अगर मैं बात करूँ, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे इंपॉर्टेंट है दामोदर रिवर, और आप बताओगे कमेंट्स में कि इसे किस स्टेट का सौरो कहा जाता है। दामोदर हो गया, ठीक है, दामोदर रिवर हो गया। अगर और इंपॉर्टेंट रिवर्स की अगर मैं बात करूँ, तो सुबरनेखा रिवर जो आपकी झारखंड में फ्लो करती है, सुबरनेखा, सुबरनेखा हो गया, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट रिवर है मेरे को, ब्राकर। और याद रखना यहाँ पे क्या है, आपकी एक दामोदर वैली भी है, जिसे इंडिया का सबसे बड़ा कोल बेल्ट कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, इंडिया का सबसे बड़ा कोल बेल्ट। और इसी दामोदर वैली में आपका आ जाएगी, कोल बेल्ट में क्या आ जाएगी, झाड़िया और रानीगंज, ये कोल बेल्ट है इसी एरिया में, रानीगंज, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहले यही याद रखना कि सेंट्रल आइलैंड में आते कौन कौन सी डिविजन्स हैं, तो मैंने आपको सेंट्रल आइलैंड पूरा यहाँ पे आपको बता दिया है। और अरेंजमेंट भी देख लो, मालवा, वेस्ट से ईस्ट की अगर मैं बात करूँ, तो मालवा आ जाएगी सबसे वेस्ट में, फिर ईस्ट में आ जाएगी हमारी बुंदेलखंड। फिर अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली साउथ ईस्ट की, तो यहाँ पे आ जाएगा, हम बात करेंगे दूसरा जो है हमारा दक्षिण पठार जिसे हम कहते हैं, जो आज आ जाता है हमारा डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू के भी बारे में हम बात कर लेते हैं। ये रहा हमारा डेक्कन प्लेट्यू, इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने जो आपको लिखवाई, आई होप आपने यहाँ पे नोट डाउन की होंगी। इसको साफ कर लेता हूँ ज़रा। ठीक है, तो अब हेडिंग डाल लेना डेक्कन प्लेट्यू। क्वेश्चन आता है कि ये जो डेक्कन प्लेट्यू इसकी शेप कैसी है, तो शेप इसकी है उल्टे ट्राइंगल की तरह, इन्वर्टेड ट्राइंगल। कैसी, इन्वर्टेड ट्राइंगल की तरह इसकी शेप है, ठीक है। इन्वर्टेड ट्राइंगल की तरह शेप है। अब थोड़ी सी लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं इसकी।
तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि इसके वेस्ट में है हमारे वेस्टर्न घाट्स और ईस्ट में है ईस्टर्न घाट्स। ये आपको पता होना चाहिए। अभी हम आगे जाके सारी रेंजेस वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स ये सब करने वाले हैं। तो ये याद रखना कि इसके जो डेक्कन प्लेट्यू के वेस्ट में हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं और ईस्ट में है ये ईस्टर्न घाट्स। और जहाँ पे ये वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट मिलते हैं ना, ठीक है, जहाँ पे ये वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स मिलते हैं, तो कहाँ पे मिलते हैं ये भी क्वेश्चन आता है। ये मिलते हैं हमारे नीलगिरी हिल्स में, नीलगिरी हिल्स में, ठीक है, नीलगिरी हिल्स में आपकी मीट करते हैं वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। और नीलगिरी हिल्स को ही हम क्या कहते हैं, ब्लू माउंटेन्स भी कहते हैं। क्वेश्चन ये भी आता है कि नीलगिरी हिल्स जो हैं वो कौन कौन सी स्टेट्स में आती हैं। तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्राइमरली जो है वो पूरा का पूरा ही तमिलनाडु में आता है। पूरा का पूरा तमिलनाडु में नहीं आता, जो इसका मेजर हिस्सा है वो तमिलनाडु में आता है। वैसे अगर मैं बात करूँ तो ये कर्नाटका में भी फैले हुए हैं, कर्नाटका आपके तमिलनाडु में भी इसका मेजर पार्ट आता है, और केरला, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ईस्टर्न केरला में इसका थोड़ा सा पार्ट आता है नीलगिरी हिल्स का। तो मैंने आपको यहाँ बता दिया, यहाँ पे लिख लेना केरला। तो मीटिंग पॉइंट है ये वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स का, क्या, हमारी नीलगिरी हिल्स, जिसे हम ब्लू माउंटेन्स भी कहते हैं। अब और कुछ अगर मैं बात करूँ तो ये आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि जो हमारा ये डेक्कन प्लेट्यू है इसके नॉर्थ में कौन कौन सी रेंजेस है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप मेरे साथ साथ यहाँ पे लिखना, ठीक है। मैं मैप के ज़रिए आपको बता रहा हूँ कि डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं। सबसे पहले जो ये नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस में बता रहा हूँ, सबसे नॉर्थ में पहले हमारी जो रेंज आएगी वो आ जाएगी हमारी क्या, विंध्यास रेंज। कौन सी, विंध्यास। फिर आ जाती है इसके नीचे सतपुरा, ठीक है। और फिर इसके नीचे इंपॉर्टेंट रेंज आ जाती है जिसे हम बोलते हैं सतमाला रेंज। कौन सी रेंज, सतमाला रेंज, ये भी याद रखना, सतमाला रेंज, ठीक है, सतमाला रेंज। और ये डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ में है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया। विंध्यास, सतपुरा और सतमाला रेंज, ये आपको इस ऑर्डर में याद रखनी है। ये नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है। विंध्यास, सतपुरा और सतमाला जो रेंज है वो यहीं पे है, ठीक है। और कहाँ पे है, डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ में है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और यहीं पे इसकी यहाँ पे भी नॉर्थ पे क्या होती है, महादेव हिल्स, महादेव हिल्स। तो ये भी याद रखना है। तो महादेव हिल्स, विंध्यास रेंज, सतपुरा रेंज, सतमाला हिल्स या रेंज, ये सब कहाँ पे आपके डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ में है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि पेनिनसुलर प्लेट्यू की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है। पेनिनसुलर प्लेट्यू की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो अनाई मुड़ी जो है वो आपकी सबसे हाईएस्ट पीक है। मैं यहाँ पे मैंशन कर देता हूँ, अनाई मुड़ी जो है वो सबसे हाईएस्ट पीक है हमारी पेनिनसुलर प्लेट्यू की, अनाई मुड़ी। पेनिनसुलर प्लेट्यू की कह रहा हूँ, ना कि डेक्कन प्लेट्यू की, ठीक है। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू के पार्ट में इसको लिखना कि पेनिनसुलर प्लेट्यू की जो हाईएस्ट पीक है वो आपकी अनाई मुड़ी में है, अनाई मुड़ी है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो मैंने आपको यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स बताए थे ना, इनके अलग अलग नाम है अलग अलग स्टेट्स में, तो वो भी जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो वेस्टर्न घाट्स का ही दूसरा नाम है सह्याद्री, ठीक है, सह्याद्री। और ये इसको रेफर किया जाता है कौन सी स्टेट में, तो याद रखना महाराष्ट्र में। और जो कर्नाटका का जो नॉर्थ पॉट है वहाँ पे आपका इसको रेफर किया जाता है सह्याद्री। तो मैं यहाँ पे कर्नाटका कर लेता हूँ। तो कर्नाटका और महाराष्ट्र में इसको सह्याद्री कहते हैं, किसको, वेस्टर्न घाट्स को। और मलनाड कहाँ पे कहते हैं, तो याद रखना मलनाड कहते हैं स्पेसिफिकली मलनाड। ये तो मैंने बता दिया ना कि नर्दर्न कर्नाटका में इसको क्या कहते हैं, सह्याद्री। लेकिन पूरे के पूरे कर्नाटका में अगर मैं बात करूं कि जहाँ पे कर्नाटका में हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है, जहाँ पे हिली एरियाज वो वाला जो पार्ट है, वहाँ पे जो वेस्टर्न घाट्स है उसको क्या कहते हैं, मलनाड। तो यहाँ पे मैं कर्नाटका कर लेता हूँ। आप नोटबुक पे इसे लिखेंगे कि जहाँ पे फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है कर्नाटका में और हिल्स ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे मलनाड कहते हैं हमारे वेस्टर्न घाट्स को। और यही नीलगिरी हिल्स या कार्डमम हिल्स कहते हैं, नीलगिरी या कार्डमम हिल्स, ये कहते हैं आपके केरला और तमिलनाडु में। ये आपको पता होना चाहिए, केरला या तमिलनाडु में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स थे किसके, वेस्टर्न घाट्स के। इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका आपको पता करना, ठीक है। और यहीं पे जो मैंने आपको सह्याद्री वाला रीजन बताया, ठीक है, यहाँ पे एक अगर मैं बात करूँ महाबलेश्वर जो है वो इम्पोर्टेंट पीक है यहीं पे, ठीक है। मेजर पीक है किसकी, यहाँ पे महाबलेश्वर।
मेजर पीक है किसकी, सह्याद्री की, और यहीं से हमारी एक रिवर ओरिजिनेट होती है। कौन सी रिवर है वो, कृष्णा रिवर है। तो कृष्णा रिवर यहीं से ओरिजिनेट होती है महाबलेश्वर से, जो एक इंपॉर्टेंट पीक है किसकी, सह्याद्री की। और सह्याद्री क्या है, वेस्टर्न घाट ही है, जिसका नाम, जिसे हम महाराष्ट्र या कर्नाटका में सह्याद्री कहते हैं। ठीक है, तो आई होप चीज़ें और कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये कुछ ओवरव्यू दे दिया मैंने आपको डेक्कन प्लेट्यू का। और इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि डेक्कन प्लेट्यू जो है वो फैला कौन कौन सी स्टेट्स में है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। डेक्कन प्लेट्यू जो फैला है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर लाई करता है आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश आ जाएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ वेस्टर्न आंध्र प्रदेश आ जाएगा, वेस्टर्न आंध्र प्रदेश आ जाएगा। और अगर मैं बात करूँ कर्नाटका और तमिलनाडु, इसके अंदर आता है, कर्नाटका और तमिलनाडु आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेट्स हैं ये कहाँ पे लाई करती हैं, तो हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू है वहाँ पे आपकी ये लाई करती हैं। तो ये मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया डेक्कन प्लेट्यू का। एक और रीजन हो जाता है, वो हो जाता है हमारा ये दंड दंडकर्ण्या प्लेट्यू। ये भी किसका हिस्सा है, आपके सदर्न इंडिया का ये प्लेट्यू है, जो किसका पार्ट है, हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है। ठीक है, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, ये पता होना चाहिए। और ये कहाँ कहाँ पे लाई करता है, तो याद रखना ये लाई करता है हमारा उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में पड़ जाता है ये दंडकर्ण्या प्लेट्यू। और छत्तीसगढ़ में भी जो बस्तर वाला जो नक्सलाइट एरिया है वहाँ पे आ जाता है। छत्तीसगढ़ हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, तो इसके बारे में भी बस ये याद रखना है कि कौन कौन सी स्टेट में ये जो दंडकर्ण्या रीजन है वो हमारा लाई करता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं तीसरी डिवीजन जो है वो है द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू होगी। अब आप टेंशन नहीं लेना, मैं पूरे के पूरे एमसीक्यू के हिसाब से आपको करवा रहा हूँ। तो वेस्टर्न घाट्स भी कवर होगा, सारी रेंजेस भी कवर होंगी, वो अलग से, क्योंकि इसमें सारा कुछ मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो फिर वो पढ़ने में भी मज़ा नहीं आता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरी हिल्स का सीक्वेंस भी हम देखेंगे तो सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो पहले जो क्लासीफाई मैंने आपको करना था वो मैं कर चुका हूँ, जो था हमारा, हमने डेक्कन प्लेट्यू कर लिया है। अब हम नेक्स्ट करेंगे हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू है हमारे पेनिनसुलर इंडिया का। ठीक है, तो मैं यहीं पे करवा देता हूँ आपको द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, इसको साफ कर लेके। तो नोटबुक पे लिख लेना द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, अब करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू है ये ही हमारा क्या है, एक ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है पेनिनसुलर प्लेट्यू का। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है, तो सबसे पहले आपको ये अपने माइंड में बैठाना है, मेघालय, कार्बी एंगलोंग, मेघालय और कार्बी एंगलोंग यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, और ये भी याद रखना कि जो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू है, काफ़ी जो लोग हैं वो गलती करते हैं, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द हिमालयास। ये किसका पार्ट है, तो हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है ये। ठीक है, जो डेक्कन, जो छोटा नागपुर आपको मैंने प्लेट्यू पढ़ाया था, डेक्कन प्लेट्यू छोटा नागपुर वाला जो हिस्सा था, उसी का क्या है, ये एक ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए किसका, डेक्कन प्लेट्यू का, और छोटा नागपुर जो प्लेट्यू है उसका ही क्या है, एक ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है, आगे बढ़ा हुआ हिस्सा है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। लेकिन अगर आप, ये एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर आपने मैप देखा है, फिजिकल मैप, कि जो ये जो कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू है, जिसे हम द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू भी कहते हैं, ये अलग दिखता है पेनिनसुलर प्लेट्यू से। इसका जो मेन रीज़न है वो है टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से, क्योंकि दरार पड़ी थी बहुत पहले के टाइम पे। क्या हुआ था, एक डिप्रेशन फॉल्ट, जिसे हम कहते हैं कि डिप्रेशन बन गया था, जिसे हम मालदा मालदा फॉल्ट भी कहते हैं, किसके बीच में पड़ गया था, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता था। सपोज कर लो ये दरार पड़ गई किसके बीच में, जो हमारा मेघालय प्लेट्यू है और जो हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है, उसके बीच में दरार पड़ गई थी, इसीलिए जो है ये अलग दिखता है हमारा मेघालय प्लेट्यू, जिसे हम नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू कह लेते हैं, कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू कह लेते हैं। और छोटा नागपुर प्लेट्यू में दरार पड़ गई थी, और इसी जो फॉल्ट है, यही जो दरार है, इसी को हम क्या कहते हैं, राजमहल गारो गैप कहते हैं, मालदा फॉल्ट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ऑल्सो नोन एज मालदा फॉल्ट, या आप कह सकते हो उसे राजमहल गारो गैप।
राजमहल गैप या राजमहल गारो गैप इसको कह सकते हैं। तो दरार पड़ने की वजह से हमें अलग दिखता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। अब ना यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ ये आ जाती है कि इसकी जो हिल्स हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू की जो हिल्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और वो आपको याद करनी है। उसका जो ऑर्डर है वो वेस्ट से ईस्ट में आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे वेस्ट में जो हिल आती है ना, वो है गारो हिल्स। तो मैं यहाँ से वेस्ट से ईस्ट में बनाऊंगा गारो हिल्स। और यहाँ की जो इंपॉर्टेंट पीक है वो याद रखना आपको, नोकरेक पीक। क्वेश्चन आता है कि नोकरेक पीक कहाँ पे है, तो गारो हिल्स का पार्ट है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा ईस्ट पे जाऊँ, फिर आती है खासी जो मिडल में आती है। तो आपको ये जो पैटर्न है वो भी याद रखना है, ठीक है। खासी हिल्स की अगर मैं बात करूँ तो ये बीच में आती हैं। और यहाँ की जो अगर मैं बात करूँ, शिलोंग पीक यहाँ की हाईएस्ट है, ठीक है। फिर अगर मैं थोड़ा सा और ईस्टर्न 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 मोस्ट कौन सी है, तो याद रखना वो है जयंतिया। जयंतिया, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया कि सबसे वेस्ट में हमारी गारो है, फिर खासी है, फिर जयंतिया है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इन्हीं जो हिल्स के नाम पर ही मतलब इनकी जो लोकल ट्राइब है वहाँ पे ये मिलती हैं, ठीक है। और फिर अगर मैं बात करूँ, और अगर मैं थोड़ा इसके ईस्ट में जाऊँगा, ये तो इसके और ईस्ट में जाऊँगा, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू। कौन सा प्लेट्यू? कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू। ये सबसे ईस्ट वर्ड हो गया, ठीक है। ये थोड़ा और ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट की तरफ असम स्टेट में ही आ जाता है, और ये काफ़ी बड़ा है, ठीक है। कार्बी एंगलोंग की अगर मैं बात कर लूँ तो ये असम में लाई कर जाता है, कार्बी एंगलोंग असम, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और यही आपका जो, अगर मैं बात करूँ, ये पूरा यहाँ पे स्पेसिफिकली बता देता हूँ, जो आपका मेघालय प्लेट्यू है, सबसे ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, यहाँ पे। और कौन सी जगह पे होती है, तो मैसन राम, वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेस भी उसको कहा जाता है। क्या कहते हैं, यहाँ पे है मैसन राम। सबसे ज़्यादा बारिश आपकी यहीं पे होती है, ठीक है। हाईएस्ट रेनफॉल होती है यहाँ पे, ठीक है। पहले चेरापूंजी था, लेकिन अब मैसन राम ने ये खिताब अपना ले लिया है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और रेनफॉल किस वजह से होती है कि बे ऑफ बंगाल की जो एक साउथ वेस्ट मानसून की ही एक ब्रांच जो बे ऑफ बंगाल से आती है, और इन्हीं हिल्स पे टकरा के यहाँ पे खूब ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। ये हिल्स इतने ऊंचे हैं कि इन पे जैसे ही वो मॉइस्चर पड़ता है, हिल्स पे टकराता है, और काफ़ी ज़ोरदार यहाँ पे बारिश होती है। हर सालों साल यहाँ पे बारिश होती रहती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी। तो कवर हमारा यहाँ पे हो चुका है, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड में हमने कर लिया, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने एमसीक्यू की तरफ, क्योंकि इस एमसीक्यू को कराने के लिए मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। चलो, अब ये क्वेश्चन तो मैंने करवाया है, पढ़ाया है ये टॉपिक, तो आप आराम से किसको कर लोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ड्रेन्स द सेंट्रल हाईलैंड? चंबल, बेटवा, केन और सिंध, चारों की चारों जो रिवर हैं वो ड्रेन करती हैं सेंट्रल हाईलैंड को, ठीक है। और सेंट्रल हाईलैंड्स काफ़ी अच्छे तरीके से मैं आपको बता चुका हूँ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेंट्रल हाईलैंड। बताया था शुरू में ही कि दे लाई टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर, बिल्कुल सही हो जाएगा। दे कवर ए मेजर एरिया ऑफ ए मालवा प्लेट्यू, तो मैंने बताया था कि मालवा प्लेट्यू सेंट्रल हाईलैंड में सबसे बड़ा है और सबसे ज़्यादा जगह घेरता है ये आपकी। और थर्ड है, दे आर वाइडर इन द ईस्ट एंड नैरो इन द वेस्ट। ये नहीं बताया, और इस पॉइंट को मैं यहीं पे कवर करूंगा कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो ये जो थर्ड वाला पार्ट है, ये मैं आपको सेंट्रल हाईलैंड में कवर करवाना भूल गया था, तो लेकिन अब यहाँ पे लिख लेना अपने नोट्स में कि अगर मैं बात करूँ सेंट्रल हाईलैंड के जो वाइडर, जो वेस्ट वाला हिस्सा है वो ज़्यादा चौड़ा है, मतलब वाइड है। लेकिन जैसे जैसे हम ईस्ट पे जाएंगे सेंट्रल हाईलैंड में, ये क्या होगा, नैरो होना शुरू हो जाता है। तो वाइड कहाँ पे है, तो वेस्ट में है, और नैरोअर कहाँ पे है, तो ईस्ट में। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारी गलत हो जाएगी, थर्ड। तो चौड़े कहाँ पे है, याद रखना, वेस्ट साइड से ये चौड़े हैं, और ईस्ट में आते आते ये पतले होने शुरू हो जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 and 2 ओनली, ठीक है। और बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही लाइन आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड आर लोकली नोन एज, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको सेंट्रल हाईलैंड कराया था, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आप कर लोगे, बताओ। मेघालय तो होगा ही, क्योंकि मेघालय किसका, नॉर्थ ईस्ट का है, नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू का है, ठीक है। तो बुंदेलखंड और बागेलखंड क्या है आपके सेंट्रल हाईलैंड के
ईस्टवर्ड एक्सटेंशन हैं, ये आपको पता होना चाहिए। छोटा नागपुर भी है, लेकिन छोटा नागपुर के साथ इसमें क्या लिखा हुआ है, मेघालय। एनसीईआरटी में सीधे सीधे लिखा हुआ है बुंदेलखंड एंड बागेलखंड आर द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल आसान सवाल। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइंग नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर इज नोन एज, लाइंग नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में क्या है, हमारे सेंट्रल हाईलैंड है। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग हिल्स रेंजेस ऑफ मेघालय प्लेटू फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अभी तो करवाया, वेस्ट टू ईस्ट अभी करवाया ऑर्डर मैंने आपको, बताओ क्या आंसर होगा। तो सबसे बेस्ट वेस्ट में गारो, फिर खासी, फिर जयंतिया। तो जी के जे ऐसे याद रखना है आपको। तो जी के जे कहाँ पे बन रहा है, 2 1 3 बन रहा है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं जेके एसएसबी में आजकल। ठीक है, और एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर देना चाहता हूँ कि एफ जैसे आपने बहुत ही ज़्यादा भरपूर प्यार दिखाया था जूनियर असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज़ का, और बहुत ज़्यादा आपने उस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था, तो फिर से पुरजोर फरमाइश पे FAA की भी जो है वो टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर दी है, और सेपरेट एक्सेस है उसका। अकाउंटेंट बैच है, शुरू किया है। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ का। तो जिसने जिसने ज्वाइन करना है तो वो अभी से अपने स्लॉट्स बुक कर सकता है इस नंबर पे मैसेज करके, 6005281970। और पैटर्न वही रहेगा सेम, एनालिटिकल, जैसा जूनियर असिस्टेंट में हमने किया था और जैसा जेकेएसएस भी आजकल पूछ रहा है। तो इस मैसेज पे आप मैसेज करके अपने स्लॉट जो है वो बुक करवा सकते हैं। और मैक्सिमम जो एक बैच में मैक्सिमम एक ही बैच रहेगा, और उसमें जो लिमिट है वो है 300 के ऊपर एक भी स्टूडेंट एनरोल नहीं होगा। ठीक है, जैसे हमने जूनियर असिस्टेंट की लिमिट सेट की थी 200, लेकिन उसमें बहुत सारे आगे की सर हमें भी ज्वाइन करना, तो मैंने थोड़ा सा उसमें ढील दे दी थी, तो वो 250 के करीब वो पहुंच गया। लेकिन फिक्स अभी से ही मैं बता देता हूँ कि FAA की जो स्लॉट होंगे वो सिर्फ और सिर्फ 300 होंगे। तो जो पहले बुक करा गया तो करवा गया, और 300 से ऊपर नहीं होगा, क्योंकि मेरे लिए हैंडल फिर बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ों को हैंडल करना। ठीक है, तो 300 के ऊपर नहीं होगा। तो 300 स्लॉट्स होंगे आपके FAA के जो अकाउंटेंट बैच है उसके। तो आपको पता ही है कि सबसे पहले इसमें आपको पैकेज मिलता है, पूरी कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, और अलग से आपको डेली टेस्ट भी मिलेंगे, चाहे वो टॉपिक वाइज टेस्ट हो, सेक्शनल टेस्ट हो, या फुल मॉक टेस्ट जो हर सैटरडे होता है, जैसे जूनियर असिस्टेंट का रखा था वैसे ही रहेगा। तो जिसने जिसने स्लॉट बुक करवाना है तो वो अब मेरे को व्हाट्सएप कर सकता है इस नंबर पे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विश एज द वेस्टर्न घाट्स। यही तो था, इसीलिए तो छोड़ा था वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स को ऊपर, क्योंकि यहाँ पे कवर करवाना है और एक एक चीज़ अच्छे से पढ़ेंगे। और ये भी कंसेप्ट सबसे पहले ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि जो मैक्सिमम जो पेनिनसुलर प्लेट्यू, खासकर डेक्कन प्लेट्यू से जो रिवर ओरिजिनेट होती हैं, वो ईस्ट में क्यों बहती हैं, ज़्यादा ईस्ट पे ही क्यों ड्रेन करती है जाके बे ऑफ बंगाल में, लेकिन जो नर्मदा और तापी है वो क्यों वेस्ट में फ्लो करती हैं। तो इसका भी कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, और मैं यहीं पे सबसे पहले वही कंसेप्ट आपको क्लियर करूँगा रिफ्ट वैली का, और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स और जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है उसका भी हम कंसेप्ट यहाँ पे अभी पहले समझ लेते हैं, फिर हम जाएंगे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स पे। ठीक है, तो नोट्स डाल लेना, नोट्स बना लेना आपने। अब समझो सबसे पहले रिफ्ट वैली क्या होती है, तभी आपको पता चलेगा। देखो, सपोज करो कि ये एक बहुत बड़ा लैंड मास है। ठीक है, बहुत बड़ा क्या है, लैंड मास है, और कुछ रीजंस की वजह से इसके बीच में डिप्रेशन आ जाता है, क्रैक आ जाता है। ठीक है, और ये दोनों जो हैं वो सेपरेट होना शुरू होती हैं, और ये जो वाला पार्ट होता है ना, ये नीचे धंस जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली। ठीक है, क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली। इन दोनों ब्लॉक्स का सेपरेशन और ये जो पार्ट है जब नीचे धंस जाता है तो उसी को हम बोलते हैं रिफ्ट। ठीक है, रिफ्ट वैली। अब समझते हैं कि नर्मदा और तापी ही क्यों वेस्ट में फ्लो करती है, लेकिन अगर मैं बाकी रिवर्स की बात करूं पेनिनसुलर प्लेट्यू में, वो ईस्ट की तरफ क्यों फ्लो करती हैं। तो इसका मेन रीज़न पहले जानते हैं। देखो, पहले जो कॉमन चीज़ है वो मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है, मेन बात होती है स्लोप की। स्लोप का मतलब होता है ढलान कहाँ पे ज़्यादा है। अगर मैं बात करूँ जैसे ऐसे, तो यहाँ पे हाइट है, यहाँ पे कम हाइट है, तो वाटर कैसे फ्लो करता है, ऐसे ही फ्लो करेगा ना।
हायर लैटिट्यूड से ये लोअर लैटिट्यूड की तरफ आपका वाटर जाएगा। वैसे ही सेम अगर मैं बात करूँ डेक्कन प्लेट्यू की, ठीक है, अगर मैं डेक्कन प्लेट्यू की बात करूँ तो जो वेस्टर्न साइड्स है, मतलब जो वेस्टर्न घाट्स हैं, इनकी जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, हाइट क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, अप्रॉक्स 900 से लेकर 1600 मीटर तक इनकी हाइट है, किसकी, वेस्टर्न घाट्स की। और वहीं अगर मैं ईस्टर्न घाट्स की बात करूं तो उनका जो एलिवेशन है वो कंपैरेटिवली लो है, अप्रॉक्स 600 मीटर। और इसलिए यही वन ऑफ द मेन रीज़न है, जो नेचुरल ग्रेडियंट कह सकते हो आप, उसको टिल्ट कह सकते हो प्लेट्यू का, कि जो वाटर है, जो मेजॉरिटी ऑफ द रिवर्स है वो कहाँ फ्लो करती हैं, वो फ्लो करती हैं हमारी वेस्ट से ईस्ट की तरफ। मतलब ड्रेन कहाँ पे होती हैं, वो जाके आपका बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। अगर मैं नर्मदा और तापी की बात करूँ, वो वेस्ट में जाके अरेबियन सी में क्या करती हैं, अरेबियन सी में ड्रेन होती हैं। ऐसा क्यों रीज़न है, क्योंकि मैं बात करूँ सबसे पहले नर्मदा की, तो वो रिफ्ट वैली में फ्लो करती हैं। ठीक है, कहाँ पे फ्लो करती हैं, तो रिफ्ट वैली में। इसीलिए पहले मैंने आपको रिफ्ट वैली बताया क्या होती है। कहाँ पे फ्लो करती हैं, वो रिफ्ट वैली के अंदर फ्लो करती हैं। ठीक है, जो हमारी नर्मदा रिवर है। तो अगर मैं स्पेसिफिकली नर्मदा की बात करूं तो वो मैंने आपको बताया कहाँ पे फ्लो करती हैं, रिफ्ट वैली में। ठीक है, विंध्याज और सतपुरा रेंज में, ये आपकी विंध्या रेंज हो गई और ये आपकी सतपुरा रेंज हो गई, इसके बीच में जो फ्लो करती है वो क्या करती है, आपकी नर्मदा रिवर फ्लो करती है। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे जो एलिवेशन है वो ऐसे है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे जो एलिवेशन टिल्ट है वो इस साइड को है, इस रिफ्ट वैली के अंदर। इसलिए जो है ये कहाँ पे ड्रेन होती है, आपकी अरेबियन सी में, क्योंकि इसके यहाँ पे क्या है, ईस्ट में ऊंचाई है और वेस्ट में क्या है, इसकी ढलान है। तो इसीलिए जो नर्मदा है वो कहाँ से फ्लो करती है, आपकी वेस्ट की तरफ जाके वो ड्रेन कर जाती है अरेबियन सी के अंदर। एंड सेम गोज विद तापी। अब जब मैं आपको पूरा रिवर सिस्टम पढ़ाऊंगा इंडिया का, तो उसमें पूरी एक ये वाली चीज़ जो है वो डिटेल में हम करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको रीज़न बता दिया कि क्यों जो है वो नर्मदा और तापी जो है वो आपकी फ्लो करती है, कहाँ पे जाके ड्रेन करती है, अरेबियन सी में। और जो रेस्ट जो रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की, वो मेजॉरिटी जो रिवर्स हैं वो कहाँ पे जाके आपकी ड्रेन करती हैं, तो वो बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन करती हैं। आई होप चीज़ें समझ आई होंगी। अब हम बात करेंगे, हमारी जो टॉपिक है वो है हमारा वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। अब आप अपना हेडिंग डाल लेंगे, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, अगर क्वेश्चन कभी भी आ जाए ना, पहले यहाँ पे मैं वेस्टर्न घाट्स के बारे में आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन कभी भी आ जाए कि वेस्टर्न घाट्स आपके शुरू कहाँ से होते हैं, नॉर्थ से, तो नॉर्थ से ये शुरू कर जाते हैं हमारे तापी रिवर वैली से। कहाँ से? तापी रिवर की जो वैली है, गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर वो वाला पार्ट से लेकर ये जाते हैं आपके एंड में कन्याकुमारी तक जाते हैं। ठीक है, आपके वेस्टर्न घाट्स, और ये कॉन्टिन्यूज है, मतलब लगातार रेंजेस हैं ये। ठीक है, और वहीं अगर मैं ईस्टर्न घाट्स की बात करूँ तो वो डिसकॉन्टिन्यू है। ठीक है, उनका जो मतलब रेंज है वो एक डिसकॉन्टिन्यू पाथ वो फॉलो करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ वेस्टर्न घाट्स की, तो वो कॉन्टिन्यूस पाथ फ्लो करते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कहाँ से शुरू होते हैं नॉर्थ में, ये तो तप्ती रिवर की जो वैली है, तापी कह लो, तप्ती कह लो, और ये जाते हैं आपके साउथ में, कहाँ पे, आपका कन्याकुमारी तक, तमिलनाडु तक। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। और कौन कौन सी स्टेट्स में आ जाते हैं, तो अगर मैं बात करूँ तो वेस्टर्न घाट्स आपके लाई करेंगे गुजरात में, महाराष्ट्र में, आपका गोवा हो गया, आपका कर्नाटका हो गया, ठीक है, और आपका तमिलनाडु हो गया, ये यहाँ पे होते हैं। और 4 यहाँ पे पासेस हैं, उस पासेस के बारे में आपको बहुत नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि सीधे सीधे सवाल आता है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं थाल घाट की, तो ये साथ साथ में लिखना, थाल घाट जो है वो कनेक्ट करता है नासिक को मुंबई से। नासिक को मुंबई से हमारा कनेक्ट करता है थाल घाट। और वहीं हमारे पास आ जाता है भोर घाट। भोर घाट करता है मुंबई को पुणे से, मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है हमारा भोर घाट। वहीं अगर मैं पाल घाट की बात करूं तो पाल घाट कनेक्ट करता है नीलगिरीज। किसके बीच में, क्वेश्चन ये आता है कि किसके बीच में हमारा पाल घाट, तो ये है नीलगिरीज और अन्नामलाई हिल्स। नीलगिरी हिल्स और अन्नामलाई हिल्स के बीच में है हमारा पाल घाट। ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, पाल घाट। और इसको, इसी को हम बोलते हैं पलक्कड़ गैप। पाल घाट को ही हम क्या बोलते हैं, पलक्कड़ गैप कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए स्टेट्स का पूछ ले, तो केरला को तमिलनाडु के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एक और याद रखना, सेन कोटा पास, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेन कोटा, सेन कोटा पास। ठीक है, और ये कहाँ पे है सेन कोटा, आपको पता होना चाहिए। ये कनेक्ट करता है आपके मदुराई, जो कि कहाँ पे पड़ गया आपका, तमिलनाडु में। मदुराई को कनेक्ट करता है किसके साथ, कोट्टयम के साथ। और कोट्टयम कहाँ पे पड़ गया आपका, केरला में, कोट्टयम। तो ये जो इंपॉर्टेंट 4 पासेस है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो वेस्टर्न घाट्स में आपके लाई करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन ये भी आती है कि कौन से टाइप की रेनफॉल होती है आपकी
वेस्टर्न घाट्स में तो ओरोग्राफिक रेनफॉल्स होती है। कौन सी? ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, ठीक है, ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। लेकिन सर ओरोग्राफिक रेनफॉल है ये हमें नहीं पता क्या होती है। मैं बताता हूँ, देखो, जब भी मॉइस्चर, जब समुद्र से मॉइस्चर आता है, ठीक है, वो मॉइस्चर जब आपके पहाड़ों से टकराता है, ठीक है, और टकराने की वजह से क्या होती है, वो कंडेंस होते हैं ऊपर और उसकी वजह से बारिश होती है। तो मॉइस्चर जब भी आपके बादलों के साथ टकराता है और उसकी वजह से जो रेनफॉल होती है उसको, उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ओरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक और मेजर पॉइंट कि वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स कहाँ पे मिलते हैं? तो नीलगिरी हिल्स में मिलते हैं, ठीक है। अभी ये फिजिकल ज्योग्राफी आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं तो मैं ओरोग्राफिक रेनफॉल, कन्वेक्शनल रेनफॉल, फ्रंटन रेनफॉल, ये बहुत अच्छे से बताता, टाइप्स ऑफ क्लाउड्स बताता, लेकिन वो फिजिकल ज्योग्राफी आपके जेकेएसएसबी में होती ही नहीं है, तो वो कोई फ़ायदा है नहीं बताने का, ठीक है। वही अगर सीडीएस सीएपीएफ की बात करो तो वहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी से भर भर के सवाल आते हैं, ठीक है। तो लेकिन मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होती है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई वेस्टर्न घाट से रिलेटेड। अब कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स जो हैं वेस्टर्न घाट्स की, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पीक्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स हम कर लेते हैं। हाइट का हमेशा याद रखना कि वेस्टर्न घाट्स आपके ऊंचे होते हैं एज कंपैरिजन टू ईस्टर्न घाट्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स हैं वेस्टर्न घाट्स की, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पीक है वो सबको ऑलमोस्ट पता ही होता है कि हाईएस्ट पीक वेस्टर्न घाट्स की वो है आपकी अनाईमुड़ी। इट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स, अनाईमुड़ी, ठीक है। और है कहाँ पे अनाईमुड़ी? तो याद रखना इडुक्की डिस्ट्रिक्ट है। कौन सी? इडुक्की डिस्ट्रिक्ट है केरला में, वहाँ पे आपकी ये हिल है अनाईमुड़ी, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, ठीक है, ये पता होना चाहिए। और इसी को हम एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ गया कि विच पीक इज नोन एज एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया, तो अनाईमुड़ी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अनाईमुड़ी हो गया, ठीक है। फिर अब हम बात कर लेते हैं दूसरी हिल जो है वो हमारी हाईएस्ट पीक होगी हमारी अनाईमुड़ी, दूसरी है। हाँ, एक और क्वेश्चन है कि मतलब अनाईमुड़ी ये है कौन सी हिल्स पे है? तो अन्नामलाई हिल्स पे आपकी अनाईमुड़ी है, अन्नामलाई, ठीक है। कौन सी हिल्स पे है आपकी अनाईमुड़ी? तो अन्नामलाई हिल्स पे आपकी अनाईमुड़ी पीक है। सेकंड हाईएस्ट पीक की अगर मैं बात करूं तो ये है आपकी डोडा बेटा। डोडा बेटा आपकी जो है वो सेकंड हाईएस्ट पीक है, ठीक है। डोडा बेटा ये आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर आ जाती है आपकी पालनी हिल्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और कुछ पॉपुलर हिल स्टेशंस भी हैं, जैसे मुन्नार हिल स्टेशन है, महाबलेश्वर है। तो ये सब भी जो आपके फेमस हिल स्टेशंस है, ऊटी हो गया, ये कहाँ पे आ जाते हैं? हमारे वेस्टर्न घाट्स के अंदर, ठीक है। अब हम चलते हैं, वेस्टर्न घाट्स हो गया कंप्लीट, अब हम करते हैं हमारे ईस्टर्न घाट्स। देखो ईस्टर्न घाट्स की जो इंपॉर्टेंट हिल्स है ना, उसका नॉर्थ से साउथ सीक्वेंस पूछता है, वो भी हम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू जान लेते हैं ईस्टर्न घाट्स का। एवरेज हाइट इतनी मान के चलो 900 से 1000 मीटर होती है इसकी एवरेज हाइट। हर अलग अलग सोर्सेज पे अलग अलग जगह है, बस आपको ये याद रखनी है, ठीक है। अब ये शुरू कहाँ से होते हैं? तो नॉर्थ में ये शुरू होते हैं आपके जो महानदी रिवर वैली है, कहाँ से? महानदी रिवर वैली से शुरू होते हैं ये, महानदी रिवर वैली। और जाते कहाँ तक हैं ये? तमिलनाडु तक जाते हैं, ठीक है। तमिलनाडु कहाँ तक जाते हैं? जो हमारा मीटिंग पॉइंट है, ठीक है, गलत स्पेलिंग हो गई, तमिलनाडु। और ये याद रखना ये वेस्टर्न घाट्स की तरह मतलब लगातार नहीं है, लगातार रेंजेस नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है, ये पता होना चाहिए, डिसकॉन्टिन्यू है, ठीक है। वैसा पाथ फ्लो नहीं करते जैसे वो आपके वेस्टर्न घाट्स करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये आता है कि ज़्यादा इरोजन कहाँ पे होती है? क्या वेस्टर्न घाट्स पे ज़्यादा इरोजन होती है या
ईस्टर्न घाट्स पे होती है। अब मुझे बताओ ज़्यादातर फ्लो कहाँ पे है? ईस्टर्न घाट्स की तरफ है ना, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में तो इरोजन कहाँ पे होगा? ऑब्वियस सी बात है ईस्टर्न घाट्स में होगा। तो महानदी हो गया, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी रिवर्स जो है ये इसको बहुत ही ज़्यादा इरोड करती हैं, और ये ज़्यादा इरोजन यहाँ पे होता है एज़ कम्पेयर अगर मैं करूँ वेस्टर्न घाट से तो, ठीक है। और हाईएस्ट पीक पूछता है कि हाईएस्ट पीक कौन सी है ईस्टर्न घाट्स की, तो इसकी हाईएस्ट पीक है जिंदागढ़ा पीक। कौन सी? जिंदागढ़ा। जिंदा घोड़ा है या गड़ा है, एक ही बात है। और सेकंड नंबर पे आ जाती है महेंद्रगिरी, ये भी याद रखना, महेंद्रगिरी इज द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स, महेंद्रगिरी। ठीक है, अभी मैं एक मैप लाऊंगा, उसमें आपको मैप इंपॉर्टेंट सारी ये बता दूंगा, ठीक है। और मैं आपको वो वेबसाइट भी रिकमेंड करना चाहता हूँ जहाँ से मैं खुद पढ़ाई करता हूँ रिलेटेड टू आपका ये फिजिकल ज्योग्राफी। बहुत अच्छी वो वेबसाइट है PMFIS की, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। अभी मैं उसी की इमेज यहाँ पे लगाने वाला हूँ, ठीक है। तो ईस्टर्न घाट्स में इसमें और कुछ है नहीं, ठीक है। बताने लायक यही इंपॉर्टेंट है आपका JKSSB में ईस्टर्न घाट्स के, लेकिन इतना, ठीक है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स है, उसके बारे में अभी बात कर लेते हैं। तब थोड़ी सी पीक्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब ये सीक्वेंस आपको याद रखना, ये देखो ये हमारी वेस्टर्न घाट्स आ गई, एक सेकंड, यहाँ पे देखो ये हमारा, ये देखो यहाँ पे हो गए हमारे वेस्टर्न घाट्स की, और ये है ईस्टर्न घाट्स की। ईस्टर्न घाट्स में ये नॉर्थ से साउथ ऑर्डर याद रखना। सबसे पहले नॉर्थन सिरकार्स, नल्लामलाई, वेनोगोंडा, पालकोंडा हिल्स, नगारी हिल्स, जवादी हिल्स, शिवारोया हिल्स, पंचमलाई, सिरमौली हिल्स, पलानी और वरुशनाद हिल्स। और यहाँ पे आ गई आपकी वेस्टर्न घाट्स की, जैसे सीचालम, नीलगिरी, डोडा बेटा, अन्नामलाई, अनाईमुड़ी और कार्डमम हिल्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दी पीक्स, और यहाँ पे आप देख भी सकते हो यहाँ पे रेंजेस जो मैंने आपको ऊपर बताई थी, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है वो आपको याद रखना है, जो ईस्टर्न घाट्स का नॉर्थ से साउथ, ये पूछता है एग्जाम्स में, ठीक है। अब जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स की, तो आप खुद ही ये MCQ अब कर लोगे। देखो पहला है, लिखा हुआ है वेस्टर्न घाट्स आर लोअर देन ईस्टर्न घाट्स, गलत हो जाएगा। मैंने आपको कहा था कि वेस्टर्न घाट्स की जो एलिवेशन है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट्स, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। दूसरा है वेस्टर्न घाट्स आर डिसकॉन्टिन्यूस, उल्टा है। वेस्टर्न घाट्स आपकी कॉन्टिन्यूस रेंजेस थी और ईस्टर्न घाट्स आपकी डिसकॉन्टिन्यूस थी। और जहाँ पे इरोजन कहाँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता था, तो ईस्टर्न घाट्स में सबसे ज़्यादा इरोजन होता था अगर मैं कंपेयर करूँ वेस्टर्न घाट से। और तीसरे पे क्या है, वेस्टर्न घाट्स आर कॉन्टिन्यूस वाइल ईस्टर्न घाट्स आर डिसकॉन्टिन्यूस, ये सही हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है ईस्टर्न घाट्स का ओरोग्राफिक रेनफॉल, तो ये गलत हो जाता है। ओरोग्राफिक आपकी रेनफॉल सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? ईस्टर्न घाट्स में भी होती है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी वेस्टर्न घाट्स में होती है। तो मतलब वेस्टर्न कोस्ट, क्योंकि अगर मैं बात करूँ आपके जो वेस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है, वहाँ वो कॉन्टिन्यूज़ है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा मॉइस्चर टकराएगा। और वहीं अगर मैं ईस्टर्न घाट्स की बात करूँ तो वो कॉन्टिन्यूज़ नहीं है ना। तो जो ओरोग्राफिक रेनफॉल कहाँ पे होती है आपकी? वेस्टर्न घाट्स में। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि अगर ईस्टर्न घाट्स में मेनली जो, क्योंकि ईस्टर्न घाट्स में हमने सिर्फ वो मेघालय प्लेटू वाला एरिया नहीं लेके चलना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तो चलो आपकी कन्वेक्शनल ये सॉरी ओरोग्राफिक रेनफॉल हो जाती है, लेकिन पूरा अगर मैं ईस्टर्न घाट्स की एक एवरेज निकालूं तो वहाँ पे साइक्लोनिक रेनफॉल होती है। आपको पता है कि साइक्लोन्स की वजह से कितनी ज़्यादा रेनफॉल आपकी उड़ीसा वाले रीजन में होती है। तो साइक्लोनिक टाइप की रेनफॉल होती है आपकी कहाँ पे? ईस्टर्न घाट्स में। 24 क्वेश्चन, द हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत बताया इसके बारे में, तो अनाईमुड़ी इसकी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। द डेक्कन ट्रैप रीजन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज एसोसिएटेड विद, सिंपल हो जाएगा यार, वोल्केनिक ओरिजिन एंड igneous rocks। अब आ जाता है हमारा इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट के बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है। यार एक सेकेंड, अरावली रेंजेस तो हमने की नहीं ना, तो थोड़ा सा बता देता हूँ रेंजेस के बारे में। अरावली रेंज, विंध्या, सतपुरा, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, फिर डेजर्ट पे चलते हैं, और डेजर्ट के बाद हमारा आइलैंड फिर ख़त्म, ठीक है। थोड़ा सा टाइम और दे दो, क्योंकि पूरा का पूरा आपका ये कंसेप्ट इसी में क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इंडियन डेजर्ट तो है, लेकिन अभी मैं यहाँ पे इंडियन डेजर्ट नहीं आपको बताने वाला, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेंजेस के बारे में बात बताने जा रहा हूँ आपको। सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे अरावली रेंज, ठीक है, ओल्डेस्ट, सुना ही होगा आपने अरावली के बारे में।
तो अरावली के बारे में पहले बात कर लेते हैं। जल्दी जल्दी करते हैं। तो लोकेशन सबसे पहले आपको पता होगा कि कहाँ पे है। पेनिनसुलर प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आपके लाई करते हैं अरावली रेंजेस। और ये क्या रिलेक्ट करते हैं कि ये वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट माउंटेन है। क्या है? वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट माउंटेन। ओल्डेस्ट माउंटेन है ये वर्ल्ड के, आपके अरावली से। ठीक है, हिमालय से भी पुराने हैं। हिमालय तो अभी नया है और वो अपनी यूथ स्टेज पे ही अभी भी वो बन रहा है। ठीक है, और दिल्ली में इन्हें क्या कहा जाता है? अरावलीज में क्वेश्चन आता है कि दिल्ली में अरावलीज को क्या कहा जाता है। तो दिल्ली में इन्हें दिल्ली रिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दे आर नोन एज दिल्ली रिज। दिल्ली के पास इसको क्या बोला जाता है? दिल्ली रिज। और इसकी क्वेश्चन आता है कि हाइट कौन सी है इसकी, मतलब हाईएस्ट पीक कौन सी है इसकी अरावली रेंजेस। तो गुरु शिखर जो है माउंट आबू राजस्थान पे, इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है गुरु शिखर। गुरु शिखर। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि ये फॉर्म कब हुए थे, कौन से पीरियड में ये फॉर्म हुए थे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये प्री कैम्ब्रियन पीरियड पे आपके फॉर्म हुए थे। प्री कैम्ब्रियन पीरियड में आपके फॉर्म हुए थे। प्री कैम्ब्रियन पीरियड में आपके फॉल हुए थे क्या? अरावली फॉर्म हुए थे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और कुछ दो रिवर यहाँ से ओरिजिनेट करती है, माही एंड लूनी रिवर्स। माही एंड लूनी जो आपकी रिवर है, ये दो रिवर जो है आपकी यहीं से ओरिजिनेट करती हैं, अरावली से। ठीक है, रन ऑफ, अगर मैं बात करूं ओरिजिनेट कहाँ से करती हैं, तो ये आपकी अरावली रेंजेस से, और डिसअपेयर हो जाती है रन ऑफ कच्छ में। रन ऑफ कच्छ में कहाँ पे हो जाती हैं? ये डिसअपेयर हो जाती है, गायब हो जाती हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अरावली रेंज हो गया। अब हम बात कर लेते हैं, अब हमारी जो दूसरी रेंज है वो है विंध्यास रेंज। दूसरी रेंज आ जाती है हमारे पास क्या? विंध्यास रेंज। दूसरी हमारी रेंज आ जाएगी विंध्यास रेंज। याद रखना, ये जो विंध्यास रेंज है आपकी, ये एक ट्रेडिशनल बाउंड्री की तरह काम करती है। किसके बीच में? नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में ये ट्रेडिशनली एक क्या करती है? बाउंड्री बनाती है। ठीक है, सबसे पहला फैक्ट ये हो गया, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। और ये शुरू कहाँ से होती है? तो ये गुजरात में एक जगह है जोबट। ठीक है, गुजरात में एक जगह है जोबट, वहाँ से आपकी ये शुरू होती है विंध्यास रेंज, और चलती है कहाँ तक? एक्सटेंड होकर ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार तक ये जाके फैली हुई हैं। कौन कौन सी स्टेट्स? तो गुजरात जहाँ से शुरू होती है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक। और क्वेश्चन आता है कि ये कौन से टाइप के हैं? तो याद रखिए, ये मेनली जो होते हैं ये ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं। ब्लॉक माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। और क्वेश्चन आता है कि आपका ये जो हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो याद रखना, गुडविल पीक भी इसको कहा जाता है, सद्भावना शिखर। सद्भावना शिखर जो है यहाँ की हाईएस्ट पीक है आपकी विंध्यास रेंज में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं इसके बारे में कि यहाँ से कौन कौन सी रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं, फिर आगे जाके ये गंगा और यमुना से जाके मिलती हैं। तो यहीं से आपकी चंबल, बेटवा, केन रिवर्स निकलती हैं और आगे जाके ये गंगा यमुना से मिलती हैं। ठीक है, और रिफ्ट वैली का मैंने आपको बता ही दिया था कि विंध्यास सतपुरा के बीच में आपकी जो रिवर है, नर्मदा रिवर, वो आपकी फ्लो करती है। अब हमारी नेक्स्ट रेंज जो आ जाती है वो है सतपुरा रेंजेस। सतपुरा, अब मुझे बताओ नर्मदा रिवर के साउथ में कौन सी रेंज थी? तो विंध्या रेंज। नर्मदा रिवर के साउथ नॉर्थ में कौन सी? नर्मदा रिवर के नॉर्थ में कौन सी रेंज थी? तो विंध्या रेंज। अब नर्मदा रिवर के साउथ में कौन सी रेंज होगी? ऑब्वियसली बात है, सतपुरा रेंज होगी। तो सतपुरा रेंज की लोकेशन कहाँ पे? नर्मदा रिवर के एग्जैक्ट नीचे, साउथ में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सतपुरा रेंज की। अब जो सतपुरा रेंज है ना आपकी, ये बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है।
इसको वेस्ट में आ जाता है हमारे पास राजी पीपला। सेंटर में ही है, इसी जो महादेव हिल्स के बारे में मैंने आपको बताया था वो यही है सतपुरा। ठीक है, इसको सेंटर में क्या कहा जाता है, सेंटर में ये कहलाते हैं महादेव हिल्स। सेंटर में कहा जाता है इसको महादेव हिल्स। और वहीं अगर मैं ईस्ट की बात करूं तो ईस्ट में माइकाल रेंज कहते हैं इसको। ईस्ट में क्या कहते हैं, माइकाल रेंज, माइकाल। ठीक है, ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन आता है कि सतपुरा रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है, ये भी याद रखना। तो धूपगढ़, धूपगढ़ जो है हाईएस्ट पीक है आपकी किसकी, विंध्यास रेंज की। तो ये आपका कंप्लीट होता है रेंजेस, पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू। मैंने एक एक चीज़ बता दिया, कुछ छोड़ा होगा तो बता देना, लेकिन मैंने अपने एंड से जितना जेके एसएसबी के लिए, जेके एसएसबी से ये काफ़ी लेवल ऊंचा करके भी मैंने कुछ चीज़ें आपको बता दी। तो जितना जेके एसएसबी के लिए सफिशिएंट है सब बता दिया। ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि आपने इसी वीडियो पे डिपेंड रहना है, बुक्स को भी देखना है। चाहे कोई भी तरुण गोयल एक अच्छी किताब है, एनसीईआरटी की आती है, एक एनसीईआरटी की कंपाइलेशन है, महेश कुमार बर्नवाल, बहुत अच्छी किताब है, उसका भी आप सोर्स इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से बेस्ट एनसीईआरटी होती है, क्योंकि मेजॉरिटी जो डेटा है यहाँ पे मैं आपको एनसीईआरटी से ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये होता है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू खत्म पूरा। रेंजेस पढ़ ली हमने, वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स सब कर लिया। अब हम चलेंगे हमारा पार्ट 4 जो है द इंडियन डेजर्ट। ये छोटा सा पार्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा कंसेप्ट है, मरुस्थल वगैरह वो हम जान लेते हैं। ठीक है, इंडियन डेजर्ट जिसे हम थार डेजर्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब लोकेशन कहाँ पे, तो अरावलीज हिल्स के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। अरावलीज के, जैसे ये रेंजेस हैं अरावलीज, तो इसके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लाई करता है हमारा द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ठीक है, और मेनली कहाँ कहाँ पे स्प्रेड है ये, तो राजस्थान में मेनली है, राजस्थान में आ जाता है, पंजाब का कुछ हिस्सा आ जाता है। ठीक है, हरियाणा तक फैला हुआ है। ठीक है, और इसी इंडियन डेजर्ट का जो वेस्टर्न एज है ना, जो वेस्टर्न एज है वो किसके साथ बाउंड्री बनाता है, तो सिंध, सिंध और जो पंजाब प्रोविंस है पाकिस्तान का, उसके साथ क्या बनाता है, ये बाउंड्री बनाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक और एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट आपको याद रखना है कि जिसे हम आज का इंडियन डेजर्ट बोलते हैं वो कभी पानी में डूबा हुआ रहता था। ठीक है, पानी में डूबा हुआ रहता था। ठीक है, कौन से एरा में, क्वेश्चन आता है कि कौन से एरा में पानी में ये नीचे पूरा धंसा हुआ था, तो याद रखना मेसोजोइक एरा में। कौन से एरा में, मेसोजोइक एरा में। मेसोजोइक एरा में जो आपका इंडियन डेजर्ट है वो पानी के नीचे पूरा दबा हुआ था। क्वेश्चन आता है कि मतलब इसके एविडेंस हमें कहाँ से मिले, तो इसके एविडेंस मिलते हैं फॉसिल से। ठीक है, कहाँ पे फॉसिल्स हैं ये, और ये मिलते हैं फॉसिल्स हमें अकाल वुड फॉसिल पार्क, अकाल वुड फॉसिल पार्क। और आपको इसकी लोकेशन पता करनी है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, अकाल वुड फॉसिल पार्क। ठीक है, यहाँ पे ट्रेसेस मिलते हैं। ठीक है, फॉसिल्स मिलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें पढ़ने का एक ये चीज़ है, ये तो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में बता दी, लेकिन इसकी जो अगर मैं बात करूँ टोपोग्राफिकल जो फीचर्स होते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से लैंडफॉर्म्स हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म होता है यहाँ पे बर्चन्स, बर्चन्स मिलते हैं। ये होते क्या, सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स है एक टाइप का। अब नहीं पता होगा कुछ लोगों को सैंड ड्यून क्या होता, तो अभी बताता हूँ। देखो, सैंड ड्यून्स बनते हैं जब रेगिस्तान में, आपको पता है मिट्टी होती है। ठीक है, तो जब हवा तेज चलती है ना, तो वो रेत को क्या करती है, उड़ा के ले जाती है एक जगह से दूसरी जगह, और वहीं पे जहाँ पे जाके रेत इकट्ठा होती है वहाँ पे टीले बन जाते हैं, माउंट्स बन जाते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े। तो ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं सैंड ड्यून्स। लेकिन बर्चन्स का जो शेप होता है ना वो चांद की तरह होता है, क्रीसेंट शेप का होता है, इसीलिए स्पेशल एक क्या है आपकी लैंड फॉर्म है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको बताना चाहिए, क्रीसेंट शेप के होते हैं, मतलब चांद आधा कटा हुआ जैसे चांद होता है, तो उस हिसाब से इनका जो शेप होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक और बर्चन से याद रख लेना, और एक याद रख लेना सैफिस। इनकी जो शेप होती है, ये भी क्या है, सैंड है। इनकी जो शेप होती है याद रखना, ये होती है ऐसे सीधे पैरेलल,
पैरेलल ऐसे ऐसे समझ लो, ऐसे होती है, ठीक है, ऐसे ऐसी इनकी शेप होती है, विंड के पैरेलल बनते हैं ये। और ये ज़्यादातर जो सैफीज़ हैं ये बनते हैं इंडो पाक बॉर्डर के पास, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये दो ही इंपॉर्टेंट, बाकी मशरूम वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो एडवांस आ जाएगा, ठीक है। अब एक टर्म आती है कि पूरा का पूरा जो आपका राजस्थान है वो अब रेत में तो डूबा नहीं हुआ है, ठीक है, कुछ ही पार्ट है। और जो रेत वाला, जो एक्सट्रीम रेत वाला पार्ट है, उसको हम बोलते हैं मरुस्थली। क्या बोलते हैं? मरुस्थली। लैंड ऑफ डेड, इसका मतलब होता है मरुस्थली। कोर डेजर्ट हो गया जहाँ पे मिट्टी ही मिट्टी है, मरुस्थली। और यहाँ पे जो आपकी वेजिटेशन होगी वो ना के बराबर होगी, मरुस्थली, ठीक है। और इसमें जो मरुस्थली में जो पार्ट आ जाता है ना राजस्थान का, वो वेस्टर्न पार्ट आता है, ठीक है, एक्सट्रीम वेस्टर्न पार्ट होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसलमेर हो गया, जैसलमेर हो गया या बाड़मेर हो गया, तो ये एक्सट्रीम वेस्ट में होते हैं और यहीं पे होती है आपकी मरुस्थली, मतलब सिर्फ मिट्टी होती है और वेजिटेशन ना के बराबर होती है, ठीक है। एक मरुस्थली आपका रीजन आ जाता है राजस्थान में, और एक हो जाता है राजस्थान बगार, जहाँ पे कम मिट्टी होती है लेकिन वेजिटेशन वगैरह और थोड़ी सी बारिश भी यहाँ पे होती है, ठीक है। राजस्थान में बात करूँ तो ये ईस्टर्न साइड में होगा, राजस्थान बगार कहते हैं इसे हम। वो एक्सट्रीम वेस्ट पे था तो ये एक्सट्रीम ईस्ट पे होगा। और इसकी जो लोकेशन आ जाती है ये हमारी आ जाती है, जो ईस्टर्न वाला पार्ट हो गया। तो इसमें आपका जो एरिया आ जाता है, अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊँ, झुंझुनू, सीकर, श्री गंगानगर वगैरह, पंजाब राजस्थान बॉर्डर वाला एरिया आ जाता है राजस्थान बगार में, ठीक है। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा मिट्टी नहीं होती, जो कोर डेजर्ट है वो आपका मरुस्थली ही होगा, ठीक है। और अगर मैं क्लाइमेट की बात करूँ तो अरिड, बिल्कुल सूखा, ना के बराबर यहाँ पे बारिश। और ये थोड़ा सा सेमी एरिड होते हैं, मतलब बारिश यहाँ पे होती है। और सैंड ड्यून्स, क्वेश्चन आएगा कि सैंड ड्यून्स कहाँ पे बनेंगे, बताओ, मरुस्थली में बनेंगे या राजस्थान बगर में बनेंगे? तो जहाँ पे ज़्यादा मिट्टी होगी वहाँ पे तो मरुस्थली में आपके सैंड ड्यून्स बनते हैं, ठीक है। और वहीं अगर मैं राजस्थान बगार की वेजिटेशन की बात करूँ तो यहाँ पे स्टेपी टाइप का आपका वेजिटेशन होता है, ठीक है। और मरुस्थली में वेजिटेशन होती है आपकी ज़ेरोफाइट्स। अब ज़ेरोफाइट्स की जो वेजिटेशन, इनके जो प्लांट्स होते हैं, उनकी ये खासियत होती है कि जो उनके रूट्स होते हैं वो धरती के काफ़ी अंदर तक गई होती हैं, क्योंकि पानी तो होता नहीं है, तो ये वाटर के अंदर से, मतलब अर्थ के अंदर से जो है अपना पानी लेते हैं, इसीलिए जो इनकी रूट्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा धरती के अंदर तक गई होती हैं। एग्जाम्पल आ जाएगा आपका ज़ेरोफाइट्स का कैक्टस, ठीक है, कैक्टस आपका ये एग्जाम्पल आ जाएगा। और रेनफॉल इसमें जो आपकी रेनफॉल कितनी होगी, तो 150 से कम यहाँ पे रेनफॉल होती है, 150 mm से कम यहाँ पे रेनफॉल होती है। और इसी रीजन से इकलौती एक रिवर निकलती है जिसका नाम है लूनी रिवर, और जो रन ऑफ कच्छ में जाके आपकी क्या हो जाती है, डिसअपेयर हो जाती है, गायब हो जाती है। और याद रखना, लूनी रिवर जब निकलती है ना तो उसका जो पानी होता है वो मीठा होता है, बाद में जाके ये सॉल्टी हो जाती है, ठीक है। आ जाओ फिर अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन डेजर्ट। इट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स, बिल्कुल सही हो जाएगा। इट इज़ एन अनडुलेटिंग सैंडी प्लेन्स कवर्ड विथ सैंड ड्यून्स, बिल्कुल सही हो जाएगा। द रीजन रिसीव्स मोर देन 500 mm रेनफॉल, ये कब हो गया भाई? वेजिटेशन कम, हाँ कम है, ज़ेरोफाइट्स टाइप की वेजिटेशन है, ज़ेरोफाइट्स, ठीक है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? 1, 2 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, और थर्ड जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27। विथ रेफरेंस टू द ड्रेनेज ऑफ इंडियन डेजर्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्ट्रीम अपेयर्स मेनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक और कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ मैं, एपीहर्मल रिवर्स का। एपीहर्मल रिवर्स वो रिवर्स होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ जब बारिश आती है तभी फ्लो करती हैं, और जैसे ही बारिश खत्म, रिवर खत्म, ठीक है। तो उन्हीं को हम बोलते हैं एपीहर्मल रिवर्स। तो स्ट्रीम जो जो नदियाँ वगैरह होती हैं, जनरली स्ट्रीम्स वगैरह, वो रेनी सीजन में ही दिखाई देती हैं। मैनी स्ट्रीम्स डिसअपेयर इनटू द सैंड बिफोर रीचिंग द सी, ये भी सही हो जाएगा। और द लूनी इज द लार्जर रिवर इन द रीजन, जो मैंने आपको बताया, लूनी रिवर, और ये रन ऑफ कच्छ में जाके गायब हो जाती है। 1, 2 एंड 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट बताना है रिगार्डिंग द सैंड ड्यून्स ऑफ द इंडियन डेजर्ट, बताओ।
यहाँ पे मेरे को एक ही स्टेटमेंट नज़र आ रही है, लिखा हुआ सैंड ड्यून्स आर एब्सेंट इन थार डेजर्ट। कब से हो गए ये? बर्चन्स वगैरह अभी तो बताया था, क्रिसेंट शेप बनती है बिल्कुल। दीज ड्यून्स आर मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बॉर्डर बताया था। बर्चन्स आर कॉमनली सीन इन नियर जैसलमेर, ये भी बताया था। जैसलमेर और जो बारमार वाला रीजन है वहाँ पे बर्चन्स होते हैं जो जिनका शेप जो होता है वो क्रीसेंट शेप का होता है, ठीक है। वेजिटेशन ऑफ डेजर्ट इज नोन एज ज़ेरोफाइट्स, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा डेजर्ट भी कंप्लीट। अब हमारे बढ़ते हैं द कोस्टल प्लेन्स की तरफ। ये भी इंपॉर्टेंट है, छोटा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये भी कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम चलेंगे अपने आइलैंड्स पे। वो सिर्फ फैक्चुअल चीज़ें हैं और उस पर थोड़ा सा कंसेप्ट आपको जानना पड़ेगा, किसका? कोरल रीफ्स का। तो कोरल रीफ्स का भी कंसेप्ट हम जान लेंगे उसमें, ठीक है। तो शुरू करते हैं फिर अपना कोस्टल प्लेन्स। अब कोस्टल प्लेन्स है क्या? सबसे पहले मैंने आपको वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स बताया था। वेस्टर्न घाट्स के जो वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट साइड में आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आपको मिलेंगे, और ईस्टर्न घाट के ईस्ट में आपको क्या मिलेंगे? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब दो टाइप के हमारे प्लेन्स हैं जो मैंने आपको बताया, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लोकेशन मैं आपको बता चुका हूँ। एवरेज विड्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि इसकी एवरेज विड्थ कितनी है? 65 मीटर, 65 किलोमीटर तक इसकी विड्थ है, ठीक है। और ये याद रखना कि वेस्टर्न जितने भी कोस्ट्स हैं इंडिया में जो वेस्टर्न साइड पे हैं वो सारे के सारे क्या हैं? एक को छोड़ के बाकी सारे जो हैं वो क्या है? सबमर्ज्ड कोस्ट्स हैं। अब ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है लेकिन पढ़ लो, कुछ नहीं होता। सबमर्ज्ड कोस्ट, ठीक है। सबमर्ज्ड कोस्ट वो होते हैं जो पानी के अंदर डूबे हुए होते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ कि जितने जहाँ पे सबमर्ज्ड कोस्ट ज़्यादा होते हैं वहीं पे आपके नेचुरल पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। वहीं आपके मैक्सिमम नेचुरल पोर्ट्स हैं इंडिया में, ठीक है। नेचुरल पोर्ट्स में जैसे आपके हो गए, अगर मैं बात करूँ मुंबई, कांडला, कोची, ये सब आपके नेचुरल पोर्ट्स हैं, ठीक है। ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि सारे के सारे वेस्टर्न कोस्ट्स आपके मेजॉरिटी जो है वो सबमर्ज्ड कोस्ट हैं, लेकिन एक को छोड़ के वो है आपका मालाबार कोस्ट जो है इमरजेंट इमरजेंट पोर्ट है, इमरजेंट कोस्ट है, सॉरी, ठीक है। तो मालाबार जो है वो आपका इमरजेंट कोस्ट है। एक एक करके हम सारे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपने हेडिंग डालनी है वेस्टर्न कोस्ट, और उसमें जो सबसे पहला हमारा हम कवर करने वाले हैं वो है हमारा गुजरात कोस्ट, ठीक है। गुजरात, ये कहाँ तक फैला हुआ है? तो रन ऑफ कच्छ से लेकर काठियावाड़, जो गुजरात वाला एरिया, वहां तक, ठीक है। एक हो गया। ये नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर में आपको मैं बता रहा हूँ। फिर आ जाता है हमारा कोंकण कोस्ट, और यही गुजरात को हम काठियावाड़ कोस्ट भी कहते हैं, कोंकण कोस्ट। ये दमन से लेकर फैला हुआ है गोवा तक, दमन नॉर्थ में और गोवा साउथ में। फिर तीसरे नंबर पे आता है कर्नाटका कोस्ट, कर्नाटका। और चौथे नंबर पे आता है मालाबार, जो कि है हमारा कौन सा? इमरजेंट कोस्ट। ऊपर वाले तीन क्या थे? हमारे सबमर्ज्ड कोस्ट, ठीक है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो वेस्टर्न कोस्ट होते हैं ना, यहाँ पे एक खासियत होती है। अब मैं आपको उसकी एक खासियत बताता हूँ कि बैक वाटर्स क्या होते हैं। इसका कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। बैक वाटर्स क्या होते हैं, जिन्हें हम लोकली केरला में क्या कहते हैं? कयाल्स। अब समुद्र में ना जो ओशन होता है उसकी लहरों की वजह से कुछ पानी जो होता है वो कोस्ट के अंदर इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से झील या लेक आपकी एक बन जाती है। उसी को हम बोलते हैं बैक वाटर्स। एग्जाम्पल है इसका वेम्बनाड लेक, वो आपकी क्या है? कयाल है, बैक वाटर्स है। और यहीं पे क्या होती है? आपकी बोट रेसिंग, ठीक है। तो केरला में कयाल्स बोलते हैं बैक वाटर में, बैक वाटर्स को। ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ आपको मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं अपने ईस्टर्न कोस्ट्स के बारे में। सिंपली
ऐसे समझो, ऐसे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो मैंने आपको बताया कोंकण कोस्ट, काठियावाड़ कोस्ट हो गया हमारा, ठीक है। और ये जो मैंने यहाँ पे लिखवाया था मालाबार, जो कि क्या है आपका एक इमरजेंट कोस्ट है, ये बताया था। और वेम्बनाड लेक के बारे में बताया था। अब बात कर लेते हैं ईस्टर्न कोस्ट के बारे में, ठीक है। और ये जो सारे हैं ना, ये याद रखना इमरजेंट कोस्ट हैं। इमरजेंट कोस्ट वो होते हैं जो मैंने किस में सबमर्ज में बताया था ना, पानी के नीचे डूबे हुए थे। ये थोड़ा ऊपर, मतलब जो तट, वो तट जो पानी के ऊपर निकले हुए होते हैं, मतलब सरफेस पे होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं इमरजेंट कोस्ट। और यहीं पे ज़्यादातर जो आपके आर्टिफिशियल आपको पोर्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो शुरू कर लेते हैं फिर हमारे ईस्टर्न कोस्ट को। और ये जो ऐसे नॉर्थ से साउथ जो है, आपको इसका क्लासिफिकेशन ये भी याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले हमारा आ जाता है, अब ईस्टर्न कोस्ट में, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में जो सबसे जो नदन मोस्ट पार्ट होता है, उसे हम बोलते हैं नदन सिरकार। क्या कहते हैं? नदन सिरकार। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो मिडल वाला पार्ट होता है, मिडल वाला, उसको हम क्या कहते हैं? गुलकंडा। क्या कहते हैं? गोलकंडा कहते हैं, ठीक है। और जो सदर्न मोस्ट होता है, उसे हम बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट या पयन घाट, ठीक है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये इमरजेंट होते हैं जो मैंने आपको बताया। तो ऐसे ऑर्डर आपको यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पे देख सकते हो नॉर्दर्न सिरकार्स हैं, आंध्रा कोस्ट, कर्नाटिक प्लेन्स, और यहाँ पे पुलिकट लेक है, कोरमंडल कोस्ट हो गया, ठीक है। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब एक एक करके बता ही देता हूँ। जैसे ये जो सरकार है, सरकार प्लेन्स, ये कहाँ पे आपको? उड़ीसा में मिलेंगे, उड़ीसा कोस्ट पे, ठीक है, महानदी रिवर पे। और आंध्रा प्लेन की अगर मैं बात करूँ, तो ये आपको आंध्र प्रदेश में मिलेंगे। कौन से डेल्टास पे? तो कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टास पे। आपको पता होगा कि जो भी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स होती हैं, वो डेल्टास बनाती हैं। डेल्टा क्या होता है बता ही देता हूँ यार, डेल्टास और एस्चुरीज का कंसेप्ट, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले एस्चुरी बताता हूँ। देखो एस्चुरी क्या होती है ना, जब भी कोई छोटी रिवर सीधे जाके आपकी ओशन के साथ मिल जाती है, जैसे अरेबियन सी के साथ आपकी जो रिवर्स हैं, पेनिनसुलर रिवर्स कुछ, वो जाके मिल जाती हैं, बस उसी मिलाप को हम क्या कहते हैं? एस्चुरी। और वहीं अगर मैं डेल्टा की बात करूँ, तो जैसे बड़ी बड़ी रिवर्स जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ये जब अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती हैं, और एक टाइम पे इनकी जब स्पीड स्लो होती है, तो जब वो सेडिमेंट्स इकट्ठा होने शुरू होते हैं ना, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्रा का आपने डेल्टा देखा होगा, जिसे हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं, जो पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेटा डेल्टा है। तो वही किसका एग्जाम्पल है? आपके डेल्टा का। तो वही जो सेडिमेंट्स इकट्ठे होते हैं, उसी को हम बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। और एस्चुरीज जो मैंने आपको बता दिया। और जो आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं, वो आपकी एस्चुरीज बनाती हैं। और अगर मैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात करूँ, तो वो आपकी डेल्टा बनाती हैं, जैसे सुंदरबन डेल्टा है। आई होप चीज़ें अब क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो आंध्रा प्लेन मैंने आपको बता दिया कि कृष्णा और गोदावरी जो कृष्णा और गोदावरी का जो डेल्टा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रोल प्ले करता है आंध्रा प्लेन्स में, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ आपके तमिलनाडु प्लेन पे, तो ये पुलिकट लेक से कन्याकुमारी केप के बीच में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने अच्छे से आपको यहाँ पे ये सारा बता दिया है, ठीक है। चलते हैं फिर अपने एमसीक्यूज पे। द नैरो कोस्टल प्लेन बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी इज नोन एज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अरेंज द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स फ्रॉम नॉर्थ से साउथ का इसका आपको ऑर्डर बताना है। चलो बताओ, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले कोंकण आ जाएगा, फिर आपका कन्नड़ आ जाएगा या कर्नाटका आ जाएगा, फिर आता है मालाबार जो केरला में है। तो क्या आ जाएगा? 1, 2 एंड 3 बी। द नदन सिरकास फॉर्म पार्ट ऑफ विच कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया? तो बताओ, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। द वेस्टर्न कोस्टल स्लिप साउथ ऑफ गोवा इज रेफर टू एज? तो बताओ क्या होता है? द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रेफर टू एज, क्या कहते हैं बताओ? कोंकण कोस्ट के नीचे कौन सा कोस्ट है? कन्नड़। तो ये हो गए आपके प्लेन भी इंपॉर्टेंट। अब हम बात कर लेते हैं आइलैंड पे। आइलैंड में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़नी है, जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, कौन सा चैनल है, ठीक है। थोड़ा सा हम बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोरल रीफ्स का, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, कौन सा चैनल है, ये सब ये तो पूछता ही है, ठीक है। अब थोड़ा सा ही रह गया है बस, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, फिर हमारा ये पूरा का पूरा फिजियोग्राफी डिवीजन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू कर लेते हैं आइलैंड्स ऑफ इंडिया से।
अब हमें पता ही है कि इंडिया में दो ग्रुप्स हैं, आइलैंड ग्रुप्स हैं। एक है हमारा बे ऑफ बंगाल वाला और एक है हमारा अरेबियन सी वाला। ठीक है, अगर मैं आइलैंड ग्रुप जो बे ऑफ बंगाल में है, इसके बारे में बात करूँ तो टोटल कितने आइलैंड हमें यहाँ पे मिल जाते हैं, तो 572 आइलैंड्स हैं यहाँ पे। ठीक है, और 572 में से कुछ इसमें कुछ ऐसे आइलैंड हैं जिसमें इंसान रहते ही नहीं है। जिनमें इंसान रहते हैं वो केवल 36 आइलैंड्स हैं। 36 आइलैंड्स में ही आपकी सिर्फ जो हैबिटेशन है, ह्यूमन हैबिटेशन है, वो हमें मिलती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब एक एक करके सारे आइलैंड्स को कवर कर लेते हैं। सबसे पहले बे ऑफ बंगाल ब्रांच को हम कवर करेंगे। इसमें पहला आ जाएगा हमारे पास अंडमान एंड निकोबार ग्रुप, और अंडमान एंड निकोबार में भी सबसे पहले हम कवर करेंगे अंडमान ग्रुप। ठीक है, अंडमान। और यहाँ अंडमान में आपको सबसे पता होना चाहिए कि जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, सैडल पीक। सैडल पीक, ठीक है, सैडल पीक। अगर सेकंड हाईएस्ट पीक पूछ ले तो वो है आपकी माउंट दियोवाली। ठीक है, माउंट दियोवाली वो आपकी मिडिल अंडमान में, और सैडल पीक कहाँ पे है आपकी, तो नॉर्थ अंडमान में। ठीक है, सेकंड नंबर पे आ जाएगी माउंट दियोवाली, और वो कहाँ पे आपकी मिडिल अंडमान में, दियोवाली। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास, ये आ गया, ये बात की मैंने किसकी, नॉर्थ अंडमान की। और लेकिन माउंट दियावाली याद रखना ये कहाँ पे है, मिडिल अंडमान में ही है। ठीक है, फिर अगला अगर मैं बात करूँ तो वो आ जाएगा हमारा मिडिल अंडमान। और मिडिल अंडमान में ये जो है ये खास क्यों है, क्योंकि ये इंडिया का सबसे बड़ा एरिया वाइज बड़ा आइलैंड है। ठीक है, यहाँ पे कोई सिटी नहीं है, लेकिन मेजर जो है ये एरिया, इसमें सिर्फ जंगल ही जंगल है। ठीक है, फॉरेस्ट ज़्यादा है। ठीक है, फिर अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाऊँ साउथ में, तो हमारा आ जाएगा साउथ अंडमान। ठीक है, साउथ अंडमान। और इसी साउथ अंडमान में इसी की जो आपकी कैपिटल है वो क्या है, आपकी पोर्ट ब्लेयर। जो अंडमान एंड निकोबार ग्रुप की जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, वो इसी साउथ अंडमान में है। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एक जेल भी है, सेलुलर जेल, काला पानी वाला जो जेल है वो यहीं पे है। फिर साउथ अंडमान के नीचे सबसे जो सदर्न वाली है वो आपको पता होना चाहिए, ये लिटिल अंडमान है, जो सबसे सदर्न में है, लिटिल अंडमान। इसका जो लोकेशन है वो अंडमान ग्रुप में सबसे ज़्यादा ये साउथ पे आती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं, एक और चीज़ याद रखना कि साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में एक पैसेज है जिसे हम क्या कहते हैं, डंकन पैसेज कहते हैं। क्या कहते हैं, डंकन पैसेज। डंकन पैसेज। तो ये हो गया हमारा अंडमान ग्रुप। अब हम बात कर लेते हैं अपने निकोबार ग्रुप के बारे में। निकोबार ग्रुप के बारे में बात कर लेते हैं। निकोबार में सबसे पहले हम बात करेंगे कार निकोबार की, और ये सबसे नदन मोस्ट पार्ट है आपका निकोबार आइलैंड का, कार निकोबार। फिर आता है इसके नीचे लिटिल निकोबार, मिडल पार्ट। और फिर आता है ग्रेट निकोबार, सबसे सदन में और सबसे बड़ा है ये निकोबार में। ठीक है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, ग्रेट निकोबार में ही है, जिसे हम पिग्मिलियन पॉइंट या फिर इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, इंदिरा पॉइंट या पिग्मिलियन पॉइंट वो यहीं पे है, कहाँ पे, आपके ग्रेट निकोबार में। और 2004 में जो सुनामी आई थी वहाँ पे ये डूब गया था ग्रेट निकोबार। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब कुछ वॉल्केनिक आइलैंड्स के बारे में भी बात कर लेते हैं जो हमारे अंडमान और निकोबार ग्रुप में है। ठीक है, वो सारे चैनल्स मैं आपको बताऊंगा, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल सब करवा दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, तो वॉल्केनिक आइलैंड्स की अगर मैं बात करूं तो याद रखना बैरन आइलैंड, ये इंडिया और साउथ एशिया का इकलौता एक्टिव वॉल्केनो है। और कहाँ पे है, तो याद रखना मिडिल अंडमान के ईस्ट में है। कहाँ पे, मिडिल अंडमान के ईस्ट में है आपका बैरन आइलैंड। फिर आता है एक नारकोंडम, ये डोरमेंट है, मतलब इसमें से अब ज्वालामुखी नहीं निकलेगा। नारकोंडम डोरमेंट है मतलब। ठीक है, और ये कहाँ पे है, ये भी आपका, ये जो है आपका नॉर्थ अंडमान के ईस्ट में है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखवा रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर पर्सपेक्टिव से, वो भी लिख लेना। सबसे पहला है हमारे पास रॉस आइलैंड, जिसका हमने नाम चेंज करके क्या किया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस।
ये पूरा लिख लेना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसका हुआ है, रॉस आइलैंड का नाम। फिर आता है नील आइलैंड। नील आइलैंड का नाम है शहीद द्वीप। शहीद द्वीप, ठीक है। फिर आता है हैवलॉक। हैवलॉक का जो नाम हुआ है वो हुआ है स्वराज द्वीप। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना, मैच द फॉलोइंग में पूछ लेगा। स्वराज द्वीप, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये अंडमान और निकोबार के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में। ठीक है, लक्षद्वीप के बारे में। अब लक्षद्वीप का मतलब होता है 1,00,000 आइलैंड्स। ठीक है, इसका मतलब होता है लक्षद्वीप आइलैंड। और इसका कैपिटल क्या है? तो कैपिटल तो सबको ही पता होगी, कावरत्ती इसकी कैपिटल है। कावरत्ती, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और बना कैसे है तो याद रखना, ये कोरल रीफ से बना है, आगे मैं बताऊंगा। अटोल्स भी कहते हैं, ठीक है। और यही है आपका इंडिया का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी, यही है लक्षद्वीप, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके कुछ मेजर ग्रुप्स आ जाते हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है अमन दीवी आइलैंड, ये सबसे नदन ग्रुप है। अमन दीवी आइलैंड, ये कर लेना, एक सेकेंड यार। अमिन दीवी आइलैंड सबसे नॉर्थ में, ठीक है। और फिर आता है मिडल में हमारे पास लक्काडीव। लक्काडीव आ जाता है मिडल में। और साउथ में आ जाता है मिनी कॉय आइलैंड। मिनी कॉय, ठीक है, मिनी कॉय आ जाता है, ठीक है। और क्वेश्चन आता है कि लक्षद्वीप का इकलौता एयरपोर्ट कौन सा है? तो याद रखना वो है आपका अगाटी आइलैंड। अगाटी लक्षद्वीप का इकलौता आइलैंड एयरपोर्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी बच जाती है वो बच जाती है इम्पोर्टेंट चैनल या स्ट्रेट्स, वो भी कवर कर लेते हैं। वो सारी मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, ठीक है। पहला है सबसे पहले 8 डिग्री चैनल, साथ साथ में लिखना। किसको सेपरेट करता है? तो मालदीव्स को करता है ये मिनी कॉय आइलैंड के साथ। मिनी कॉय जो लक्षद्वीप वाला मिनी कॉय, ये पूरा लिख लेना, ठीक है। 8 डिग्री हो गया। फिर 9 डिग्री पे चलें तो ये करता है मिनी कॉय को, मिनी कॉय जो आइलैंड है उसको किसके साथ करता है? जो लक्षद्वीप का मेन ग्रुप है, ठीक है। जो मेन ग्रुप है लक्षद्वीप का, उससे ये सेपरेट करता है मिनी कॉय। और लक्षद्वीप का जो मेन ग्रुप है, मेन ग्रुप डाल देना है इसमें, ठीक है। फिर आता है 10 डिग्री, ये सबको ही पता होगा, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ, हमारे पास आ जाता है 11 डिग्री। 11 डिग्री किसको करता है? तो अमीनी आइलैंड और कैनोर आइलैंड को करता है 11 डिग्री। फिर आता है डंकन पैसेज, ये तो बताया था ऊपर। डंकन पैसेज करता है साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान के साथ, ठीक है। फिर आता है कोको चैनल, ये करता है कोको आइलैंड जो म्यांमार में है। कोको म्यांमार में है, ये याद रखना। म्यांमार को करता है नॉर्थ अंडमान के साथ, सेपरेट करता है नॉर्थ अंडमान, ठीक है। फिर एक चैनल याद रखेंगे, सुम्बीरो चैनल, ये करता है कार निकोबार को ग्रेट निकोबार के साथ। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता दिए, ठीक है ना, ये आपने लिख लेना है, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि इसरो का सबको पता होना चाहिए। इसरो का जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वो कहाँ पे है? तो वो श्री हरिकोटा आइलैंड में है। श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। क्या है? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर यहीं पे है। और क्वेश्चन आता है कि अबुल अब्दुल कलाम
अब्दुल कलाम, या जिसे हम व्हीलर आइलैंड भी कहते हैं, यहीं पे डीआरडीओ जो है अपना मिसाइल टेस्टिंग वगैरह करता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स के बारे में भी बता देता हूँ जो आपको मिलती है अंडमान एंड निकोबार ट्राइब में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। पहली ट्राइब जो है वो सेंटिनलीज, बड़े खतरनाक होते हैं। ठीक है, सेंटिनलीज, जरावा, ओंगे। ठीक है, ये पता होना चाहिए। और भी याद रखना, शोम्पेन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं अंडमान निकोबार आइलैंड की। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस पे। ये हो गया 8 डिग्री चैनल, ये बताओ अब इसका क्या आंसर होगा। तो अभी करवाया है, इसको आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, consider the following statement regarding the geographical passages of India. The 10 degree channel separates the Andaman group of islands from the Nicobar group of islands. The Duncan passage is located between North Andaman and Middle Andaman. तो बताओ क्या आंसर होगा। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि डंकन पैसेज मैंने आपको बताया था साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है। पहला सही हो जाएगा, तो ओनली वन इज करेक्ट। अब मैच करना आपको कोको चैनल, ग्रेट चैनल और पार्क स्ट्रेट। तो पार्क स्ट्रेट तो सीधा आ जाएगा इसका, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में, आपको पता होना चाहिए। कोको चैनल किसके बीच में है बताओ। नॉर्थ अंडमान और कोको आइलैंड के बीच में। और ग्रेट चैनल कहाँ पे है आपका, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बताओ। फर्स्ट का सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा जेड, पार्क स्ट्रीट का सेकंड का एक्स हो जाएगा, सॉरी सेकंड का हमारे पास वाई होगा ना, और थर्ड का हमारे पास एक्स हो जाएगा। तो जेड वाई एक्स, जेड वाई एक्स डी। Consider the following statement: the 8 degree channel separates the Indian islands of Minicoy from the Maldives. The 9 degree channel separates Great Nicobar from the Sumatra. The Coco channel is located north of the Andaman Island. बताओ क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें मेरे को नज़र आ रहा है फर्स्ट सही है, थर्ड सही है, नाइन्थ गलत है। ठीक है, क्योंकि लक्षद्वीप में है आपका 9 डिग्री चैनल। ग्रेट निकोबार कहाँ से आ जाएगा। 38. Which of the following island hold the unique geographical and administrative distinction of being India's first inland district? First island district, sorry. तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मजूली। और आपको पता होना चाहिए कि कौन से रिवर पे है ये, आपके ब्रह्मपुत्र रिवर पे, असम में। ठीक है, और ये क्या है, वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, रिवरिन आइलैंड है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है हमारा पूरा फिजियोग्राफी डिविजन्स ऑफ इंडिया ख़त्म। आई होप मैंने हर एक चीज़ इसमें आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया। सारी की सारी मैंने जितनी भी फिजिकल डिवीजन थी इंडिया की वो कंप्लीट कर ली। तो मस्ट वॉच है ये सेशन। ठीक है, आगे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। कोई भी एग्ज़ाम हो जेकेएसएसबी का, हर एग्ज़ाम को ये टारगेट करेगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। अब जो सेशंस आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ FAA के रिलेटेड आएंगे, और इस जैसे इस लेक्चर को किया है वैसे ही FAA के सारे GS के टॉपिक्स, साइंस के टॉपिक्स, कंप्यूटर के टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। तो टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, और वो भी MCQ सेशन ही रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, ख्याल रखो।